देखो बेटा फैलेसिस इसको समझना बेटा, लिखना नहीं है, सारे नोट्स आपके उसमें डाले गए हैं, उसमें आप समझते चले जाइए। फैलेसिस मतलब होता है झुटलापन, या फिर किसी स्टेटमेंट के उसके अपने आर्गुमेंट्स को, करेक्टर को, उसके अपने जो स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देना या इनवैलिड करा देना, या फिर उसके तर्क को पूरा ही नीचे कर देना, उसको हम फैलेसिस कहा जाता है। फैलेसिस मतलब होता है झुटलापन, समझे, किसी चीज़ को किस तरह से झूठा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते चले जाना, मैंने बार बार कहा आपको आज की थ्योरेटिकल कॉपी है, थ्योरेटिकल क्लास है ये। जैसे मैंने आपसे कहा एक बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा सच बोलना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए, काफ़ी स्ट्रेंथफुल स्टेटमेंट है। मैंने आपको 10 लोगों के बीच मैंने बड़ा अच्छा भाषण दे दिया, 10,000 मान लो कि बेटे सदा सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, समझे। इसका स्ट्रेंथ, इसका कहते हैं ना कहते हैं स्ट्रांगनेस, इसका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मैंने इसी पॉइंट्स को किसी के थ्रू बुलवाया, अगर किसी ने मेरे को ये बोल दिया, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, कितना अच्छा है, इसका कैरेक्टर सुनने से पहले इसकी आवाज़ वगैरह कितनी अच्छी आती है। लेकिन किसी ने जब तक दिव्या ने बोल दिया कि सर कह रहे हैं कि हमेशा सच बोल रहे हैं, तो इसके बीच में इसने चुपके से एक ही बात बोल दिया, अच्छा बोल भी कौन रहा है, बात समझ में, हंसे मत। इसने अगर बोला तो यकीन मानिए अभी इस स्टेटमेंट की जो स्ट्रेंथ थी, अपना कैरेक्टर था, है ना, अपना जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ वीकनेस, इसका जो अपना लॉजिक था, ये कमजोर नजर आएगा, समझे। कहने का मतलब कि मेरे स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं झुटलापन आ चुका है, कुछ ना कुछ कमी आ गया, या फिर इनवैलिड हो रहा है, समझे। भले स्टेटमेंट शुरुआत में सही था, लेकिन एक दूसरे के कहने से मेरे स्टेटमेंट का कैरेक्टर, उसका स्ट्रेंथ, उसका वैलिडिटी वो कमजोर होने लग जाता है। इसी पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग फैलेसिस, यानी झुटलापन कर देना। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा है मैंने आपको, अब फैलेसिस इज अ मिस्टेक, ये मिस्टेक करा रही है मेरे से, कोई भी कहता है। अब वो स्टेटमेंट कौन बोलेगा ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि लिखा क्या गया है, समझे। तो वही बातें बोला गया, फैलेसिस इज अ मिस्टेक इन अ रीजन दैट मेक्स एन आर्गुमेंट वीक और इनवैलिड। क्लियर हो गया, किसी भी आर्गुमेंट को कमजोर कर देना, वीक कर देना, वहाँ खाली मोमेंट कर देना, वो हमारा फैलेसिस कहलाता है, समझे। अब ये फैलेसिस, इतनी बातें समझ में आ गया। अब बात है कि इस फैलेसिस करते क्यों हैं, दो तरीके से, या तो जानबूझ के कहा जाता है, आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, समझे, लोग फिर भी आप में नुस्खे निकाल देते हैं, समझे। आप किसी को लाख रसगुल्ले खिला दीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ कह देगा, कहीं ना कहीं मीठा कम था या नमक कम था, समझे। तो ये फैलेसिस किया क्यों जाता है, ये फैलेसिस किया जाता है दो तरीके से। पहला होता है इंटेंशनली, देखिए टू मिस्टेक और ट्रिक, और दूसरा इंटेंशनली, यानी कि मेरा करने का इरादा नहीं था लेकिन हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंटेंशनली करने का मतलब है मैं जानबूझ के ऐसा काम कर दूंगा कि जैसे मान लिया जाए कि मैं आप किसी गाड़ी में जा रहे, जानबूझ के मैं नीचे बम लगा दूं, मेरा इंटेंशन है कि आप ना रहे। दूसरा इंटेंशन मेरा नहीं था, इंटेंशनली करने मतलब मैं जानता हूं कि आपको मिस्टेक करना है, तो फैलेसिस मतलब झुटलापन हो गया। और झुटलापन दो तरीका हो गया, या तो जानबूझ के कर देना, जैसे मैंने, अगर मैं इतनी अच्छी बातें भी कह रहा हूं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन इसका इंटेंशन है कि सर को देना, जैसे मैं आपको पढ़ाने के बाद कहता हूँ बेटा मैंने स्क्वायर ऑफ पोजीशन पढ़ा दिया या कोई टॉपिक पढ़ा दिया, जहाँ मर्जी हो जैसे मर्जी हो क्वेश्चन उठा लीजिए, मेरे से नोट से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कोई इंटेंशनली कह देगा मैंने तो बनाया ही नहीं है, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं करूँ, मैं कहता हूँ ना कि 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो 8 क्वेश्चन तो लग जाएगा। अब ये बनाया ही नहीं इंटेंशनली कि मैं सर को झूठा करके साबित कर दूंगी कि मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, सर 6 ही बने मेरे से, तो इंटेंशनली। और नॉन इंटेंशनली होता है कि मैंने करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि ये हो गया। जैसे मैंने कुआं खोदा कि आप पानी पीने के लिए जाएँ, मुझे आपको मारने का इरादा नहीं था, लेकिन आप वहाँ गए, बाय मिस्टेक उसके अंदर चले गए और निपट गए, तो ये क्या था, अनइंटेंशनली था। तो यहाँ पे फैलेसिस इसी दो बातों पर रिप्रेजेंट होता है कि फैलेसिस जो किसी चीज़ को झुटलापन करना है, उस किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी को कम करना है या फिर इनवैलिड करना है, वीकनेस को बताना है, तो ये दो तरीका होता है, या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में। इसलिए यहाँ लिखा गया है इट इज फैलेसिस कैन बी इंटेंशनली बाय मिसलीड और ट्रिक, या फिर अनइंटेंशनली ड्यू टू कन्फ्यूजन इग्नोरेंस, यानी कि कन्फ्यूजन हो गया, मैंने कुआं खोदा था पानी पीने के लिए, लेकिन बच्चे आए किसी तरह से, किसी कारण से उसमें चले गए, गिर गए तो हो गए, ये मैं ना इग्नोरेंस के कारण हुआ। जैसे आप कुछ इग्नोर किए होंगे, मेरा इंटेंशन नहीं था कि आपको गलत किया जाए, तो बस यहाँ हो गया। बात समझ आ गया। फैलेसिस नथिंग बट कहा जाता है कि सीधा से बताइए कि एक आर्गुमेंट मिस्टेक इन रीजनिंग दैट मैक्स एन आर्गुमेंट्स वीक और इनवैलिड। समझ में, या तो पूरी तरह से इनवैलिड कर दूंगा या फिर उसके स्ट्रेंथ को कम करा दूंगा। नोट्स में वही बातें मैंने लिखी है, देखो पीछे ट्रांसफर कर लो, 3 है ना, ये लो और एक भेज दो। इतना क्लियर हो गया बेटा,
इतना समझ में आया फैलेसिस क्या होता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की क्लास सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी समझनी है और क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड ही आने रही है। चलिएगा देखिएगा, इसी को हिंदी में भी समझ लीजिए। ऊपर वाला लाइन समझ में आ गया? अभी टाइप्स जाने में मेरे को आधे घंटा लगेगा अभी समझाने में कि फैलेसिस वो गलत या भ्रमित करने वाला तर्क है जो दिखने में सही लगता है लेकिन वास्तव में गलत होता है। जैसे मैंने कहा कि सदा सच बोलना चाहिए, बेटा दिखने में पूरा सही है लेकिन इसके वजह से है कि बोल भी कौन रहा है। तो अब कहने का मतलब है कि जो मैंने बोला है ना आपके दिमाग में छप जाएगा कि गलत बोल रहे हैं। समझ में आया? उसी को बोलते हैं फैलेसिस। जो लैंग्वेज में समझ में आए वो हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात आई सर टाइप्स ऑफ फैलेसिस। जरा देखिएगा, दो तरह का फैलेसिस है हमारे पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसिस। अब ये दोनों क्या होता है वो देख लीजिएगा। सुनो यहाँ पे आपको लिखना नहीं, मेरे साथ हो जाना है। अब टाइप्स ऑफ फैलेसिस में जाने से पहले कुछ नई बातें समझिएगा, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फैलेसिस बेटा तब बोल सकते हैं जब तक कि आप कोई स्टेटमेंट ना बोले। ये तो पहले भी बोला चुका हूं मैं कि पूरा इंडियन लॉजिक सिर्फ स्टेटमेंट से ही बना हुआ होता है। अरे यही चीज तो बताया था आपको। अब मैं टाइप्स के को बता रहा हूं कि टाइप्स दो भाग में ही क्यों बटा, इसी की बातों को हम करने वाले हैं कि ये दो भाग में क्यों। आपको पता है पूरा इंडियन लॉजिक स्टेटमेंट की कहानी है, और स्टेटमेंट होते कितने तरीके से? अरे स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जरा ध्यान से समझना। देखो एक तरीका तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि फैलेसी दो होता है, एक को बोलते हैं फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, सीधा लिख दूं। लेकिन क्यों लिखा गया इस बातों को जरा ध्यान से समझना। देखो हमें पता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग वो स्टेटमेंट पे बना होता है, शब्दों का जाल बिछा होता है इस पे। तो अब स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट दो तरह का होता है, पहले ही बता चुका हूं कि एक इंसान दो तरह की बातें कर सकता है, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। यही कुछ है। डायरेक्ट की बात करूं, जैसे मैं एक लड़का हूं, बात खत्म हो जाती, समझे या नहीं। डायरेक्ट कहने का मतलब है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट, समझा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपोजिट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। यही बात होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले में। डायरेक्ट वाले में जैसे मैंने कह दिया कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट है, समझे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा फेस देखा, मेरा चेहरा देखा, मेरी आवाज़ देखी, मेरी बातें सुनी, तो आप इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो पहले लिखो मत, पहले समझ लेना। दूसरा मैंने इसको बोल दिया कि मैं दुनिया में, आपको एक बातें पहले ही बता चुका हूँ बेटा, दुनिया में हर एक वर्ड का अपोजिट वैल्यू मौजूद है। आपके नाम का है, जो भी वर्ड बोल लीजिए, इस धरती पे सिर्फ गिने चुने वर्ड है जिसका अपोजिट वैल्यू नहीं है। और इन गिने चुने में जो सबसे टॉप लेवल पे है वो है टाइम, समय। समय का ना तो परिभाषा है, ना ही इसका कोई अपोजिट वैल्यू मार्केट में बनी हुई है, समझे। बाकी सबका है। मैंने कहा कि मैं एक लड़का हूं, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं यहां कह दूं कि आई एम नॉट अ गर्ल, ये बातें भी तो उसी को कहता है, समझ में आया, जिसको बोला जाता है हम लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। ये कुछ है। अब आइए, अब डायरेक्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जरा ध्यान से समझिए बेटा, इससे जो टॉपिक बना होता है उसके लिए हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं। इसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं कई जगह। देखो इसको क्या बोला हमने, मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसे हम, क्लियर है। तो अब जरा देखिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट से तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग बनता ही नहीं है। हमारा लॉजिकल रीजनिंग किससे बनता है? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से। क्लियर हो गया? इतनी तो बातें हैं। देखो सिर्फ यहां पहुंचने के लिए कितनी कहानी कर रहे हैं वो चीजें समझो बेटा। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, देखो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से जो टॉपिक बनता है उसी का नाम आपका लॉजिकल रीजनिंग है। यानी ये यूनिट नंबर 5 है, ये हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, ये कुछ है। और इस टॉपिक का नाम बोला गया था लॉजिकल। और लॉजिकल मतलब होता है, लॉजिकल रीजनिंग इसका टॉपिक का नाम था। और लॉजिकल मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है सोचना। एक चीज है कि किसी चीज के बारे में सोचना हमारा लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। ये कुछ है, समझ में आया? अब देखिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात की है, तो आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ये तो होना कंपलसरी है आपके पास। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास कि लॉजिकल रीजनिंग मतलब सोचना है, तो हमें चाहिए कैसा? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। अब बात आती है सर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को तो लिखूँ कैसे? तो आपको मैंने बता रखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखने के जो तरीके हैं। चलिएगा पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे टॉपिक कराता हूँ। एक बार इसी टॉपिक के या तो इसी पेज में आगे पीछे कहीं लिख लो, समझा देता हूँ। लिखो,
हाजी हाजी कौन? नहीं बताइए। कौन सा कोर्स था सर? हो गया? चलो नोट डाउन कर लिया। आपको पता था कि इस केस में, ध्यान से समझो, देखो इस केस में मैंने आपसे कह दिया कि लॉजिकल रीजनिंग बनाने के लिए, जिसको आप सोचने की बात करते हैं, हमें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आप इनडायरेक्ट बोलोगे नहीं तब तक सोचा नहीं जा सकता है। अरे मैंने कह दिया मैं एक लड़का हूं, तुम्हारा काम खत्म, क्योंकि इंसान दो ही बातें बोल सकता है, या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल सकता है या इनडायरेक्ट बोल सकता है। और जब डायरेक्ट बोलते हैं तो कहानी वही खत्म हो जाती है। रीजन क्या है कि आई एम अ बॉय, इसका रिजल्ट गिवन है हमारे साथ, समझे? दिमाग सोचने का जरूरत नहीं करता है, सीधा मैंने कहा मैं लड़का तो मैं काम खत्म। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं लड़की नहीं हूं, तो हमारा दिमाग, न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं इसके पीछे रिजल्ट ढूंढने की बात करता है, क्योंकि इसके पीछे चीजें छिपी हुई होती है। मैंने कह दिया एक स्टेटमेंट कि आपके पास पेन है, तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अभी मैंने कह दिया आपके पास भी पेन है, तो बेटा अभी इनडायरेक्ट हो गया, समझे? क्योंकि इंसान के वॉइस क्या, अभी इनफॉर्मल फैलेसिस इसी बात को कहता है, इंसान के बोलने के टोन से, समझे, लॉजिक का जन्म होता है, समझे? आप भी पास हो गए, अगर मैं कह देता आप पास हो गए, अलग बात, मेथड है, डायरेक्ट है, लेकिन मैंने कह दिया आप भी पास हो गए, तो कहने का मतलब है इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और जहां इनडायरेक्ट हो जाएगा वहां लॉजिकल रीजनिंग का जन्म हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि मैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बगैर लॉजिकल रीजनिंग बनता नहीं है, तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलूं तो पहलू कैसे? ऐसे तो बोलूंगा नहीं। तब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को दो तरीके से बोला गया। हम फैलेसिस के इन दो पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों फैलेसिस को फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसिस के नाम से जाना जाता है, देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूं तो लिखूं कैसे? तो देखो बेटा, अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं, देखना। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल के अंदर आपको अब तक जितनी भी कहानी मैंने बताई है वो सब के सब स्ट्रक्चरल था। रीजन क्या था? देखो यहाँ पे, जैसे मैं स्ट्रक्चरल कहता है कि आप कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल लीजिए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि बॉयज आर स्टूडेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या हो गया? बॉयज आर स्टूडेंट, क्या हो गया हमारे पास? डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इतनी बातें समझ में आ गया। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ कीवर्ड दे देता हूं, समझिएगा। मैंने क्या किया, इस बार इनसे एक एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन में पूछा गया। कुछ कीवर्ड दे देता हूं, किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के आगे जोड़ दो, वो इनडायरेक्ट बन जाएगा। और ये कीवर्ड कौन कौन सा थे हमारे पास? ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये चार कीवर्ड इतने खतरनाक कीवर्ड थे जो किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के शुरुआत में जोड़ दो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और जहां इनडायरेक्ट होगा आपको सोचने को मजबूर किया जाएगा, और जहां मजबूर हुए वहां लॉजिक बन गया, तैयार हो गया। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया बॉयज आर स्टूडेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। अब हम डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट से जो टॉपिक बनता है ना, उसको मैंने बोल दिया था, ये वाला देखो स्क्रीन पे जरा। डायरेक्ट स्टेटमेंट से जो टॉपिक बनता है उसको मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिकल की बात कर रहे हैं। जब मैथमेटिकल की क्लास लगेगी तो वो अलग वाली बात है। देखो आज हमारे पास वही है ना, फॉर्मल फैलेसिस। ये देखो लॉजिकल के अंदर आता है फॉर्मल फैलेसिस, समझे? फैलेसिस क्या है समझा चुका हूं, सिर्फ टाइप्स क्यों बांटा गया इसके पीछे इतना कहानी लिख रहा हूं मैं, ठीक है? देखो अब पता चल गया इंडायरेक्ट स्टेटमेंट के बगैर लॉजिक नहीं बनेगा। तो इंडायरेक्ट स्टेटमेंट लिखने का दो तरीका, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। यानी कि अगर मैंने कह दिया ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, बेटा अभी इंडायरेक्ट हो गया, क्योंकि स्टूडेंट कहने का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल।
बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ मैंने कह दिया। अब अच्छा एक बात बताइए, मैं कहीं पर भाषण दे रहा हूँ, समझे, वहाँ पे थोड़ी बोलूँगा ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, नहीं, स्टूडेंट बोलने के लिए मेरे को क्लासरूम चाहिए, और जहाँ स्टूडेंट होगा वहाँ मेल और फीमेल दोनों होंगे। लेकिन मैंने स्पेशलाइज कर दिया कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, इट मीन्स गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट। आपको सोचना पड़ा, तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो लॉजिक है। बात समझ में आया? ये कुछ होगा, जैसे कस्टमर को लोग संबोधित करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां, तो वहाँ वो बोलते हैं ना ऑल क्या कहते हैं, ऑल माय कस्टमर और डियर कस्टमर, ऐसे बोलते हैं। तो कस्टमर कहने का मतलब क्या है, उसमें भी मेल और फीमेल होगा। लेकिन जब मैंने स्पेशलाइज कर दिया तो आपको सोचना पड़ा कि ऑल बॉयज कर रहे हैं, तो लड़कियां तो स्टूडेंट रही ही नहीं, तो आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। मैंने कह दिया सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब सम में भी द स्टूडेंट्स, गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। तो आप किसी स्टेटमेंट के पीछे की बातें जब सोचने की बात करते हैं, वो हमारा फैलेसीज हो जाता है, जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होता है। तीसरा, नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो लॉजिक क्या कहता है, नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब है गर्ल्स आर स्टूडेंट्स। समझ में आया? आपने कहा सम नॉट बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, तो सम में भी सम गर्ल्स आर। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल स्टेटमेंट, यानी कि हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो एक तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से बनाया गया। बात समझे? तो इस स्ट्रक्चर फॉर्मेट से जो फैलेसिस बन के तैयार हुआ ना, उसी का नाम था फॉर्मल। लेकिन अब जरा देखिए, जैसे एक एग्जांपल बताओ, ये तो हमारा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, सबको समझ में आ गया। इससे भी तो मैंने बना लिया फैलेसिस, झुठला दिया। लेकिन अब दूसरा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलने का होता है नॉन स्ट्रक्चर। इसके अंदर स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं बेटा, ये 4 ही वर्ड से आप बना सकते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल की बात करूं, जैसे आप सबको मैंने पार्टी दिया, ठीक है, और लेकिन दिव्या को स्पेशली जाके देख के बोला, अच्छा दिव्या आप भी आ गए, तो कहने का मतलब क्या था, बुलाया नहीं था, आ तो गए, तो ये भी तो इनडायरेक्ट है। तो इसमें जब आप विदाउट स्ट्रक्चरल का इस्तेमाल करके जब कोई इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल। समझ में आया? नॉन स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। और इससे जो टॉपिक बना है ना फैलेसिस का, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसिस। समझ में आया? फैलेसिस इज नथिंग बट झुठलापन, झुठलाना किसी चीज को। आप समझे? क्योंकि इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हम लोग किसी को ताने मारते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको कहा ना आप भी पास हो गए, तो ये क्या है बेटा, अब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट तो है, लेकिन कैसा, नॉन स्ट्रक्चरल। बात समझ में आया? और जो स्ट्रक्चर से बनेगा वो ये वाला पोर्शन था, और इस पोर्शन में आप कई बातों में बंदिश है। जैसे आप लोगों को पहले बता रखा है सैलोलिज्म में कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट है, तो ऑल स्टूडेंट आर बॉयज नहीं बोल सकते हैं आप। समझ में आया? तो इससे बनने वाले टॉपिक को बोला गया फॉर्मल फैलेसिस, समझे। और इससे और यहाँ पे जो होगा बेटा, ये नॉन स्ट्रक्चर में आपके सोशल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा, समझे। क्वेश्चन अभी आया हुआ है, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, आप राजनीतिक नहीं है, दैट्स वाई योर लॉजिक इज रॉन्ग। अभी यही चीज मैंने बताया था ना, ये देखो स्क्रीन देखो जरा बेटा, 1 नंबर लाने के लिए है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। यही क्वेश्चन है आपका, ये लो। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए, आप राजनीतिक नहीं है इसलिए आपका तर्क गलत है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। आप जैसे कहीं एक भाषण है, जैसे यहाँ एक टीचर आ गया, कोई आगे पढ़ाने आ गया, आप में से ही, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आपके लिए टीचर हूँ, इनमें से यही जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये गुड़िया मेरी स्टूडेंट्स है, आप सबको पता है स्टूडेंट्स है, लेकिन वही आके यहाँ पढ़ाएगी ना, तो कईयों को लगेगा क्या ही है, सही नहीं लग रहा है, कईयों को लगता है मन में आ जाएगा और सीधा बोलेंगे ये। मैंने कहा कि दिव्या मैं है ना 5-10 मिनट के लिए जाता हूँ, कोई अर्जेंट हो गया है, तो आप ऐसा एक काम करो कि तो आप ऐसा काम कीजिए कि तब तक आप बच्चों को डील कीजिए। तो बच्चों के दिमाग में क्या आ जाएगा कि अरे ये तो हमारे ही कैटेगरी के हैं, हमारे साथ ही हैं, तो इसकी बातें जो पढ़ा रहे हैं वैलिड नहीं, आने दो सर को देखते हैं, यही चीज़ होता है। तो उसी को बोला जाता है यहाँ पर बेटा नॉन स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे वही बात बोला गया कि आप राजनीतिक नहीं है इसलिए आपका तर्क गलत है, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल, यानी कि इसमें सोशल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आज की डेट में हमारे गाँव समाज में ताने मारने के लिए किया जाता है। बहू ने सास को मार दिया, सास ने ननद को मार दिया, ऐसा ही कुछ होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चरल। और नॉन स्ट्रक्चरल से जो पार्ट बनता है उसको बोला जाता है इनफॉर्मल फैलेसीज। और आपके सिलेबस में सब यही इंपॉर्टेंट है, जो कि 90% यही आता है, समझे, ये नहीं के बराबर आता। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसे नोट डाउन कीजिए पहले। अभी क्वेश्चंस पे जाएंगे। अभी अब ये क्या है स्ट्रोमैन, एड होमिनेम, ये क्या है रेड हियरिंग, 2 मिनट बाद आपको समझ में आएगा। क्लियर है? सारी बातें इसमें लेके चलेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? नोट डाउन कीजिए।
क्वेश्चंस है ना काफी सिंपल होते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा सरदर्दी नहीं होता, लेकिन समझने का फेर है। अब समझ में आया कि फैलेसिस को दो भाग में क्यों बांटा गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपके सिलेबस में भी तो लिखा है गुड़िया, ये लो स्क्रीन पर देख लीजिए, यही चीज़ है आपके पास, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये देख लीजिएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए पीछे रहो ना, क्लियर है, समझ में आया कि फिर बात है। अब चलो, इसको नहीं माना गया है, ये बहुत कम यूज होता है, स्ट्रक्चरल होता है। अरे इसके लिए तो इतना बड़ा सिलेबस बनाई है, स्क्वायर ऑफ पोजीशन बनाया, मूड बनाया है, फिगर बनाया है, इसके लिए बनाया है, कुछ तो बेचारे इसके लिए छोड़ दो, समझे। क्योंकि अभी आपने वो देखा था आपने कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन किससे बना है, इससे बना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेन डायग्राम किससे बना है, इससे बना है। आपको मूड फिगर किससे बना है, इससे बना है। पूरा कनेक्टेड डिनोटेशन इससे बना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ मात्र एक टॉपिक बना है, फैलेसिस। आपको बता दूं इस बार उन्होंने फैलेसिस का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम पढ़ेंगे, समझे। यानी अब इनफॉर्मल फैलेसिस बनाने के लिए आपको सोशल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आया कि एक अंग्रेज कोई है, 2 बार इंडिया आया और दोनों बार बारिश हो गई, ये क्वेश्चन है, अभी आप देखना। अभी एक कोई व्यक्ति इंडिया 2 बार आया और दोनों बार बारिश हुई, और वो जाके कहता है कि इंडिया में हमेशा बारिश ही होती है। तो बताइए ये तो झूठलापन है, फैलेसिस है। तो बोला गया किस तरह का फैलेसिस है, अभी तो आपका दिमाग काम नहीं किया, समझे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसने मेरे से फैलेसिस का क्वेश्चन पूछा, उसने भी पूछ दिया, लेकिन मेरे को नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन रहने दो बेटा, कुछ और देखते हैं ना। ये यानी आपका क्वेश्चन पूछने के बाद अगर मेरे को आंसर नहीं आ रहा और मैं उसे भटका रहा हूं, ये भी एक तरह का फैलेसिस है, समझे। ये क्वेश्चन आता है जिसको अभी आप पढ़ेंगे, रेड हियरिंग, समझे, हैस्टी जनरलाइजेशन, दिखाया इतना, सोच लिए इतना, समझे। तो उन्हीं की बात करने वाले। खैर चलो, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए पहला हेडिंग डाल दीजिएगा आप, फॉर्मल फैलेसिस, समझिएगा जरा। झूठलापन बेटा देखो कितना अच्छा शब्द है, किसी की बातों को थोड़ा सा, मैंने कहा सदा सच बोलिए, तब तक इसका मूड खराब हो गया, अच्छा बोल भी कौन रहा है, हो गया फैलेसिस है। कुछ लोगों पे है यकीन, पीछे से बोलते ही होंगे, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन है यकीन है। चलो पहले मैं फॉर्मल की बात करूं, फिर चलेंगे इनफॉर्मल पे। इतना सबके दिमाग में गया, चलो देखो बेटा, आपको पता है कि फॉर्मल फैलेसिस का रूल होता है, ये स्ट्रक्चरल होता है। आप अपने नोट्स में मैंने जो असाइनमेंट दिया ना बेटा, यहाँ से भी चाहो यहाँ से भी लिख लो, चीज़ें बन जाएगी। फॉर्मल फैलेसिस जो होता है स्ट्रक्चरल है, सिर्फ ऑल सम नो और सम नोट से ही आप डेटा बना सकते हैं। ये बातें समझ में आया, इससे आप ज़्यादा डेटा बना ही नहीं सकते। क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट बोलना है तो इन्हीं चारों से बोलना पड़ेगा। अब इन चारों के पास कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या कहता है कि जैसे किसी ने बोल दिया कि ऑल एक्स इज वाई है, तो बेटा आप इसको ऑल वाई इज एक्स नहीं बोल सकते, समझे। तो ये क्या है कि बंदिश है कि मैं इधर से जा तो सकता लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो इसको बोला जाता है कि जब आप फॉर्मल फैलेसिस बनाते हैं ना, इसके अंदर बहुत पुअर लॉजिक लगता है। पुअर लॉजिक कहने का मतलब आप स्ट्रक्चरल है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, समझे। कुछ भी उठपटांग नहीं सोचेंगे। याद कीजिए मैंने आपको सिलॉक्स पढ़ाया था, इंडक्टिव डिडक्टिव, ऑल के कितने सेल्फ कंक्लूजन है, उनसे तो पूछना बेकार है। हाँ थैंक यू, ये बोला या ऐसे ही लिए, ऐसे इशारा किया है। 2 कंक्लूजन होते हैं ऑल के, सम में बदल जाता है, वो ऐसे बोला था, है ना। कोई बच्चा ऐसे हाथ खड़ा लेता है, कर लेता है तो हो गया आंसर है। तो 2 इसके आंसर थे, ऑल के 2 पार्ट होते थे सम में, कि ऑल एक्स इज वाई को सम एक्स इज वाई बोल सकते हैं और सम वाई इज एक्स कह सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँ कि ऑल की और भी बना दूँ, नहीं बना सकते। यानी कि आपने बाउंडेशन कर दिया है, घर में रोटी चावल है तो वही खाओ, आप उसका आटे का आप कोई दूसरा चीज़ बर्गर बना के नहीं खा सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है ये फिक्स है। इसलिए फॉर्मल लॉजिक को बोला जाता है, ये फॉर्मल फैलेसिस को पुअर लॉजिक बेस्ड बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आया, क्लियर है। पुअर लॉजिक कहने मतलब जितना लिखा है वही करेंगे, अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, समझ में। जैसे देखो बेटा, ये कहानी आज नहीं रची है मैंने, इसके लिए मैंने कई टॉपिक्स आपको पढ़ा के यहाँ तक बिठाया है कि ऑल के स्टेटमेंट 2 ही होते हैं, सम नो का 2 होता है, सम का 1 होता है, सम नॉट होता है, तो क्वेश्चन ही नहीं बनते। बता रखा है आप लोगों को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बस थ्योरी सुनते चले जाओ। देखो यहाँ पे, अब आइए इसके थ्योरी में जो मैंने लिखा है, देखो बेटा। और मैंने कहा कि हमारा काम फॉर्मल से नहीं इनफॉर्मल से है। जैसे देखिएगा, पहली बात, दिस अकर्स व्हेन द लॉजिक फॉर्म इज इनकरेक्ट,
या फिर पुअर लॉजिक, मैंने भी तो वही लिखा है, समझे। इनकरेक्ट कहने का मतलब, मैंने ऐसे उल्टा लिख दिया तो करेक्ट इनकरेक्ट है। कहने का मतलब है अगर मैंने कह दिया कि ऑल बॉयज, देखिएगा ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो बेटा ये गलत है। जितने भी स्टूडेंट हैं ये देखिएगा ये सब के सब बॉयज हैं, लेकिन सारे बॉयज स्टूडेंट से ये कहाँ लिखा गया? ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं। तो इसलिए कहता है कि या तो ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है या फिर इसके अंदर पुअर लॉजिक है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को बोला जाता है फॉर्मल फैलेसिस, जिसमें सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, लॉजिक बहुत कम है। लॉजिक करने का मतलब बस थोड़ा सा है, पुअर लॉजिक 1 2 4 है। जैसे रिच सेट ऑफ लॉजिक नहीं है, ये पुअर लॉजिक है। जो बोला है वही करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया? उसको बोला गया फॉर्मल फैलेसिस। देखिएगा इवन इफ स्टेटमेंट सीम्स टू ट्रू, भले ये स्टेटमेंट सही लग रहा है लेकिन है गलत, समझ में आया? क्योंकि आप चीज़ों को उलटफेर नहीं कर सकते। जैसे मैं ये स्टेटमेंट सही क्यों नहीं हो सकता है? अगर मेरे क्लास में सारे बॉयज़ बैठे हैं तो मैं नहीं बोल सकता ऑल बॉयज स्टूडेंट है। मैं अपने क्लास के सर्टेन परमाइसिस में आके बोल रहा हूँ तब तो सही है, लेकिन अगर यूनिवर्सल के फॉर्मेट में बोलूँगा तो गलत है। मैं क्लास के अकॉर्डिंग में बातें सही है कि ऑल द बॉयज आर स्टूडेंट, कोई ऐसा बॉयज है जो स्टूडेंट्स नहीं है? हाँ सर, मैं उठा ले हाथ, नहीं उठा सकते। लेकिन मैं जब यही बातें क्लास के बाहर बोलूँगा तो गलत हो जाता है। बेटा यहाँ पे कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही दिन से कहा बेटा मेरे वर्ड ही क्वेश्चंस हैं और इसमें मैंने किताबें लिख रखी है और जो मैंने दिया है इसको मैंने कई जगहों से उठा के आपको दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन सारे बनेंगे अभी आप देखिएगा। द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द गिवन प्रीमाइसेस द प्रोपोजिशन। और याद कीजिए प्रोपोजिशन मतलब क्या था? अरे प्रोपोजिशन किसको बोला था? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को। कल ही तो आप लोगों को कई बच्चों को समझाया था मैंने। और प्रीमाइसेस कहने का मतलब देखिएगा, मैंने कह दिया ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लॉजिकल की दुनिया में प्रोपोजिशन बोलते हैं। मैंने कहा इस बोतल में पानी है, सबको एग्री करते हैं, मंदिर ले जाओ जल हो जाता है, तो इसमें कैरेक्टर आ गया कुछ स्पेशल नहीं। वही चीज क्या बोला जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप हैं कहाँ। आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं बेटा, बिल्कुल हैं, लेकिन दुकान चले जा, कस्टमर आ गए, है ना, लंगर में लग जा, भुक्कड़ आ गए, यही चीज़ें हैं। तो आपको बोलने पे दिखाई ये चीज़ बात डिपेंड करेगा कि आप हैं कहाँ पे, उसी बात पे ये चीज़ें वैलिड होती है। कितने क्लियर हुआ? तो ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जब ये सी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, हम इनडायरेक्ट तो अपनी बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं ना कि आपको समझ सके, लेकिन इसी इनडायरेक्ट को जब लॉजिकल में दुनिया में बोलते हैं, इसी को बोला गया था प्रोपोजिशन। इस बातों पे सभी को एग्री है, बता रखा है पहले मैंने। लेकिन दूसरा एक वर्ड था गुड़िया, प्रीमाइसेस। देखोगा आपको पता है प्रोपोजिशन है, मैंने लिख दिया कि मैं लड़की नहीं हूं, ध्यान से समझो बेटा। और दूसरा लिखा आई एम नॉट अ गर्ल। तो जरा ध्यान से देखना, दोनों इनडायरेक्ट है, दोनों को प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का? लैंग्वेज का। लेकिन आप लैंग्वेज करो या अगर हिंदी की बात करूं कि ये सब जगह बोली जाती है, कुछ सर्टेन एरिया में बोली जाती है। इंग्लिश की बात करूं सर्टेन, तो प्रीमाइसेस मतलब होता है सर्टेन एरिया। यानी कि जब किसी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को किसी सर्टेन लैंग्वेज से लिखा जाता है तो उसी सर्टेन लैंग्वेज के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को प्रीमाइसेस बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है संस्कृत। इसलिए आगे आने वाला टॉपिक परमाना है, नाम सुना है? परमाना है, अनुमाना है, उपमाना है, अर्थापति है, अनुलब्धि है, हेतुआभास है, हेतु है, उपमा है, उपमा है। ये गाना सोच के ऐसे ऐसे कर रही है क्लियर हुआ? क्योंकि वो संस्कृत है। इतनी बातें समझ में आया? तो अब यहाँ पे गिवन प्रीमाइसेस और प्रोपोजिशन दोनों का मतलब समझ में आ गया, क्लियर हो गया? फॉर्मल की बात क्या कहता है, इसलिए आपके सिलेबस में फॉर्मल से क्वेश्चन बना भी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत है। देखो जैसे एग्जाम्पल दिया, सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, दो स्टेटमेंट दिया, इसका कंक्लूजन अब सम ए सी सही है, लेकिन ये फैलेसिस कहता है कि भाई आपको पहले स्टेटमेंट का ए और सी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से ये गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसी को लैंग्वेज से समझो। अब ये क्या लिखा है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। जैसे मैंने कहा है यहाँ पे स्टेटमेंट डाला है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो देखिएगा रोड इज वेट, सड़क गीली होगी, ये तक बिल्कुल सही है। लेकिन स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर आपने इसे उल्टा किया तो फॉर्मल फैलेसिस कहला देगा। उल्टा अगर कह दिया कि रोड, देखिएगा सो इट मस्ट हैव रेन्ड, ये कुछ है। लेकिन अगर मैं इस चीज को इसे कह दूं कि क्या लिख दिया, हाँ ये देखिए रोड इज वेट, पहले मैंने ये नहीं बताया, पहले लिखा है कि इफ इट रेन, अगर बारिश हुई है तो रोड इज वेट, सड़क गीली है। लेकिन इसी का उल्टा कर दूं मैं, रोड इज वेट इट मस्ट बी रेन, ऐसा होगा क्या?
नहीं हो सकता एज इट इज। जैसे मैंने ये लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये फॉर्मल फैलेसिस कहलाता है। क्लियर है? जिसके अंदर क्या होगा, पुअर लॉजिक होगा, नॉन स्ट्रक्चरल होगा, सर्टेन पॉइंट्स होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मल लॉजिक, फॉर्मल फैलेसिस या लॉजिक, जो मर्जी बोल ले। समझ में आ गया? यानी कि इन स्टेटमेंट से बना हुआ जो पार्ट्स होगा उसमें क्वेश्चन हमेशा फॉर्मल फैलेसिस का लगा के चल देंगे। क्लियर है? पुअर लॉजिक के हिसाब से रिच इसको बोलते हैं पुअर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, पुअर सेट ऑफ लॉजिक, नो एक्स्ट्रा कंक्लूजन, नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, नो एक्स्ट्रा रीजनिंग। इतनी बातें क्लियर हो गया? फॉर्मल हमारे में बहुत रेयर केस में आता है, नहीं है। अब बात करें, मैंने क्या कहा 90% तो इनफॉर्मल है, अब बात करें इनफॉर्मल फैलेसिस। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं हम लोग जरा सा इनफॉर्मल की बात करते हैं, तो इसे समझ लीजिए जरा। इतना मिटा दो बेटा, सबको समझ में आया? चलो, और आपको बता दूं इस क्लास का वीडियो ऑलरेडी पहले भी मैंने डाल रखा है। जिनको यहाँ से समझ में आ जाए बेहतर, ये लाइव चल रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डेड चैनल डल जाएगी आपको। इससे पहले मैंने शाम वाले क्लास में, इवनिंग में वो डाला हुआ है, तो किसी को दिक्कत आए तो यूट्यूब में भी है, फ्री एक्सेस है, वो जाके देख सकते हो आप। सेम चीज़ मैंने यहाँ पढ़ा है, वही चीज़ वहाँ, लेकिन बेटा ऑनलाइन ही होता है। यहाँ पे आपको देखो समझाने के लिए मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता हूँ, कैसे कैसे पॉइंट सब लिखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास इनफॉर्मल फैलेसिस। अब देखो बेटा, पहला पॉइंट्स, ये रिच सेट ऑफ लॉजिक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर लैंग्वेज की बात ही नहीं करूँगा, मैं कुछ भी रेंडमली भाषा का यूज कर दूंगा। समझ में? आप डॉक्टर नहीं है तो आपकी सलाह क्यों माने? समझ में आया? तो ये क्या हो गया हमारे पास इनफॉर्मल फैलेसी। ये क्या होता है? ये रिच सेट ऑफ लॉजिक होता है। इसमें आप किसी द्वारा बोले गए टॉपिक का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें साउंड के वॉइस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा आप पास हो गए, तो इतना तो समझ में आया कि ये इनफॉर्मल है, स्ट्रक्चर वाला तो बोला नहीं मैंने ऑल सम का यूज, लेकिन अगर मैंने कह दिया गुड़िया आप भी पास हो गए, बेटा दोनों बातों में देखिएगा सिर्फ पॉइंट का, सॉरी वॉइस कहते हैं, वॉइस और साउंड का फेचिंग था, समझे? जिससे ये फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसिस में बनके तैयार हो जाता है। वही चीज़ लिखा है, इनफॉर्मल फैलेसिस आर रिजल्ट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैंने गलत, आपने कहा, मैंने क्या कहा कि आप डॉक्टर नहीं है तो आपकी बातें क्यों माने, तो यानी कि मतलब आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, समझे? मैं नहीं मान रहा आपकी बात। दूसरा लिखा है इररिलेवेंट अजम्पशन। बेटा एक बात सही है, आज के डेट में हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर की डिग्री नहीं ली हुई है, लेकिन दवाइयाँ उसकी बहुत अच्छी दी जाती है। मेरे घर के पास ही ज़्यादातर हमारा, कहते हैं ना हमारा देश गांव का है। कई गांव में जाके देखिए, कई लोग मैंने देखे, इवन आपके भी अगर गांव से बसते होंगे तो हर एक गांव में एक ना एक डॉक्टर होता है विदाउट डिग्री वाला। अरे देखा होगा ही होगा, और वो दवाइयाँ देता है, बिल्कुल देता है, समझे? और लोग सही भी हो जाते हैं। लेकिन अब ये थोड़ी है कि भारी भरकम इलाज करने के लिए उसी के पास चले जाए, लेकिन जो देता है होता है, तो वही चीज़ होता है इररिलेवेंट अजम्पशन। हम उसके बाद भी कहते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा लोग वहाँ चला जाएगा तो सोचेगा इसका अजम्पशन सही नहीं है, भाई पढ़ा लिखा है ही नहीं, मैं इसकी दवाइयाँ क्यों खाऊं, समझे? नेक्स्ट चीजेगा मिस यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को गलत बता देना। मैंने कहा आप भी बोलने लग गए प्रीति, समझे? और दूसरा है इसमें देखें लैक ऑफ इट इज अनसाउंड प्रीमाइसेस। जैसे अभी मैंने कहा आप भी पास हो गए, साउंड का फेचिंग होना, अनसाउंड का इफेक्ट होना, तो ये हमारा इनफॉर्मल फैलेसिस के रूप में आता है, जहां पर नॉर्मल सोशल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है, इररिलेवेंट एजम्पशन बोला जाता है, साउंड इफेक्ट होता है, और लास्ट में मिस यूज ऑफ लैंग्वेज होता है। जहाँ पे आप लोग कहते हैं बेटा स्ट्रक्चर से आप किसी को मिस यूज ऑफ लैंग्वेज नहीं कर सकते, लेकिन आप कभी कभी झगड़ते हैं तो देखते हैं एक दूसरे को मिस यूज ऑफ लैंग्वेज कर देते हैं, समझे? तू भी वैसे ही है राहुल जैसा। तो यहाँ पे क्या हो गया, राहुल तो नहीं है कोई क्लास में ना, तब तो ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे कहने का इंटेंशन वही था जो राहुल था, रिलेवेंट था, तो इससे बना टॉपिक आपके पास जो है ये आपका इनफॉर्मल होता है। अब यह बात आई है, अब इनफॉर्मल फैलेसिस जब हम बोलते हैं तो बेटा स्ट्रक्चर तो देखते नहीं, यहाँ पे 3 रीजन के कारण लोग इनफॉर्मल फैलेसिस। बेटा आप किसी को ताने कब मानते हैं, किसी को ताने मारने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को डायरेक्ट बोलते हैं, इसके 3 काउज होता है, इथोस, पोलोगोस एंड पोथोस। समझिएगा, ये लैटिन वर्ड है, ये चूंकि इंडिया का तो है नहीं, आउट ऑफ इंडिया का है। ये तीनों चीज यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अनसाउंड प्रीमाइस, इन्फॉर्मल चेक बाय द टेस्टिंग आर्गुमेंट। ये देखो नेक्स्ट होता है, ये कैसे बनता है, इथोस, एथिकल। जब आपके एथिक्स की बात आ जाती है ना, मेरे ऊपर कुछ आए, तब लोग लॉजिक मतलब कहते हैं ना इनडायरेक्ट बातें किसी को सुनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा वो देखिएगा इथोस, लॉगस। लॉगस मतलब लॉजिक निकाल देना। जैसे मैंने कहा ना आप भी आ गए, तो अब लॉजिक क्या निकालेगा पड़ोस वाला,
तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल सही था कि चल बच्चा इतने बच्चों को बुलाया, इसको बाद में मैं भूल गया था, ये भी आ गए। लेकिन पड़ोस वाली कहेगी अरे सर ने तुम्हें नहीं बुलाया था ना, समझे। इसी को बोला जाता है हमारे पास लोगोस। और नेक्स्ट होता है पोथोस, इमोशन। जब इमोशन इंसान के अंदर छाता है तब वो ये तीनों का इस्तेमाल करता है। यानी इनफॉर्मल फैलेसिस, जैसे एक सास ने बहू को ताने मारा या किसी को मारा, इसके अंदर यही 3 पॉइंट होता है, इथोस, लोगोस और पोथोस। समझ में आया। इसी के कारण लोग किसी के अंदर इमोशनली बातें कहते हैं। बेटा हम इन बातों को कभी गौर नहीं करते, लेकिन हम हमेशा डायरेक्ट से कहीं जाता है इनडायरेक्ट किसी को बोल जाते हैं। समझ में आया। लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल आता है। तो लोग कभी कभी कहते हैं ना, मेरा इंटेंशन यही नहीं था कि आपको हर्ट करूं, समझे, लेकिन मेरे से निकल गया। तो इसको बोलते हैं इमोशन। ये 3 पॉइंट्स होता है जो इनफॉर्मल फैलेसिस को मार्केट में जन्म देता है। यानी इंसान बोलता है पहला इथोस, एथिकल, लोगोस। ये लो बेटा, ये देखिएगा, इथोस, लोगोस मतलब लॉजिक, मैंने बोला कुछ, अर्थ कुछ और निकाला। लॉजिक मतलब क्या था, सोचना, ठीक है। थर्ड चीज पोथोस, इमोशन में आकर, समझे। मैंने बचपन से इसे पाई पाई करके जोड़ा और ये जॉब निकले के बाद कहीं और शिफ्ट हो गया, छोड़ के चला गया, क्या बच्चा नालायक निकला, यही चीज़ होता है ना। तो कहने का मतलब कुछ और था, समझे। शादी होने के बाद अब लोग अपने फैमिली ले लगे तो लोग उसमें बहुत सारे बहाने ढूंढने लग जाते हैं, समझे। आपका रिजल्ट ना हो इससे ज़्यादा परेशान, आपके घर वाले से ज़्यादा परेशान आपके पड़ोस वाला होता है, समझे। वो ताने मार के आते हैं मम्मी को कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो इसी चीज़ से हमारा इनफॉर्मल फैलेसिस का जन्म होता है। क्लियर हो गया पूरी बात, समझ में आया। अब थोड़ा सा बात एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। फैलेसिस क्या था, फैलेसिस नथिंग बट द झुठलापन, किसी स्टेटमेंट को वीक करना, उसके बातों को कमजोर करना। जैसे मैंने कहा कि हमेशा सच बोलो, तो ये ऐसी बात बोल के सच बोल भी कौन रहा है, सच सर बोल रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट का वीकनेस कम हो गया, लॉजिक कम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारा फैलेसिस है। और फैलेसिस कितने टाइप के थे, फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। इसका रीजन क्या था कि हम जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट 2 तरीके से बोल सकते थे, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में, दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में। जब नॉन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट बोलते हैं तो ये किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन बोल सकता है, समझे, क्योंकि ये सोशल कम्युनिकेशन है। और ये स्ट्रक्चरल सिर्फ 4 से बोला जाएगा। ये पुअर लॉजिक होता है, कोई काम का नहीं होता है। दूसरा जो इनफॉर्मल होता है, ये रिच सेट ऑफ लॉजिक होता है, इररिलेवेंट बातें होते हैं, एजप्शन होता है, अनसाउंड इफेक्ट होता है। तो इससे इनफॉर्मल बना है। और इनफॉर्मल लोग 3 जगह में बोलते हैं, इथोस, पोथोस एंड लोगोस, समझे। यही कुछ था जो मैंने वहां लिखा है आपको, एथिकल, लॉजिकल और इमोशनल। समझ में आया। इतनी बातों से 1-2 क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, देखिएगा। जब से जो क्वेश्चन आया 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आगे चलना। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहले देखो ये वाला, ये हिंदी में उसी का हिंदी लिखा हुआ है। सेट में दोनों चीजें बेटा, बाइलिंगुअल क्लास अपनी। पहला, फॉर्मल फैलेसिस आर काउज्ड बाय पुअर लॉजिक, नथिंग एल्स। क्योंकि ये तो क्यों निकलेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, जो लिखा है मैं उसी का यूज करूंगा, जो बना है मैं वही खाऊंगा, समझे। इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आंसर सीधा क्या गया है, पुअर लॉजिक, समझे। कुछ है ही नहीं इसमें, जो लिखा है उसी पे काम करना है आपको, समझे। इसलिए इसके क्वेश्चन यूज नहीं करते। दूसरा देखो बेटा, देखो दूसरा, मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसिस आर काउज्ड बाय ऑल द 3 एक्सेप्ट बी, है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दूसरा है मिसलीडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। दोनों चीजें हैं आपको। गलत कहना, किसी को ताने मार के या गलत इन्फॉर्मेशन दे के जाना, अरे वहां मत जा, किसी को प्यास लगा है लेकिन वो कह रहा है मत जा, उसमें लोग गिर के मर जाते हैं, ये तो मिसलीडिंग है। आपको कहने का मतलब वो कुआं खराब है, नहीं, कुआं खराब नहीं है, समझे। ये होता है हमारे पास इनफॉर्मल फैलेसिस। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसिस। फॉर्मल खत्म हो गया, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसिस। यहां से अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। रख लो टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसिस। एक पेन है एक्स्ट्रा, ये लो। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसिस। गुड़िया सबको समझ में आया बेटा, समझे। नहीं तो बेटा ये टॉपिक काफी उटपटांग है। मैंने क्या कहा, आज मेरे को पेन नहीं पकड़ना, सिर्फ थ्योरी सुनना है, क्योंकि अब रुक, फिर मेरे पास लास्ट बचा था, मुझे ध्यान में। देखो बेटा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि इस बार अब बेटा मेरे पास सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस है। 31 तारीख से लेकर, शिवांगी PYQ का बुक ले आना, तो उसमें मेरे 31 से लेकर 7 तारीख तक का है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ फैलेसिस पढ़ेंगे, किसका, इनफॉर्मल वाला। अरे 1-2 मुझे मोटा वाला देखो बेटा, इस बार की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए जो क्वेश्चंस आए थे फैलेसिस का, वो दिखा देता हूं आपको। इसका देखिए, इनफॉर्मल फैलेसिस को क्वेश्चन को 7 जनवरी 2026 को पूछा गया था। किसी का एग्जाम था,
क्वेश्चन क्या था अभी देख लीजिएगा। फिर आपको पूछा गया है 5 तारीख को इसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर आपके पास 6 तारीख को फैलेसिस के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद इंडियन लॉजिक से है, स्क्वायर अपोजिशन से 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, फिर 5 तारीख को भी है फैलेसी हेत्वाभास है, फैलेसीज है, स्क्वायर अपोजिशन है, अससन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसी को लेकर हम चल रहे हैं कि जैसे देखो अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया वो बात करें। चले अब टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मल फैलेसीज। पहला देखो बेटा एड होमेनेम फैलेसिस होता है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। ये पहला इन्फॉर्मल फैलेसिस का पहला पॉइंट, इसे बोलते हैं एड होमेनेम। इसका क्या मतलब होता है पहले समझ लें। व्यक्ति पे हमला, अटैकिंग द पर्सन नॉट द आर्गुमेंट्स। कहने का मतलब ये है, अब इसे मेरे लैंग्वेज से समझो, इसके लैंग्वेज से आपको समझ में आया बेटा। महत्व मोदी का है या पीएम के पोस्ट का है? पीएम का पोस्ट का है। इंसान का महत्व नहीं होता है, वो पोस्ट का महत्व होता है, समझे। अगर यहाँ पे बैठ के मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाऊं, समझे, लेकिन मैं किसी अच्छे लेवल पे कटे में पोस्टेड नहीं हूं तो मेरी बातों को गलत माना जाता है, समझे। एक कहते हैं ना कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको कहीं पे 10 मिनट का लेक्चर देने के लिए बुलाया जाएगा, चाहे आपने गलत ही क्यों नहीं बोला, लेकिन आपके पोस्ट के कारण वहाँ बुलाया जाता है आपको। जैसे अभी मैं कई कॉलेज में हो आया, अभी बीच में भी गया हुआ था मैं आप लोगों को छोड़ के, तो वहाँ क्या था कि मेरे पास उतनी एबिलिटी थी, मेरा पोस्ट था, तो मुझे बुलाया गया। ऐसा नहीं कि मेरे अलावा और भी नहीं कुछ वहाँ पे थ्योरी दे सकते हैं। मैं अभी NIT में भी जा आया, आपके यूनिवर्सिटी में भी जा आया, तो वहाँ पे क्या था, मेरे भरत मंडपम में भी मेरे पास कॉलिंग थी, तो वहाँ पर भी जाया था 11 नवंबर को। तो वहाँ पे क्या था कि इंसान के पोस्ट के बाद अगर वो कुछ भी बोलता है उसकी बातों को गलत नहीं समझा जाता, चाहे वो गलत क्यों ना हो। तो एड होमेनाइन कहता है कि वैलिडिटी इंसान के पोस्ट का होता है। अगर वो पोस्ट नहीं है तो आपके द्वारा जो बातें बोली जाएगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, समझे, उसको बोलते हैं एड होमेनाइन। समझ में आया? वही चीजों को दिया है व्यक्ति पे हमला, यानी कि पोस्ट पे हमला नहीं, व्यक्ति पे हमला। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको पता है कि सर खुद ही नेट क्वालिफाइड है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर अगर मैं इस गुड़िया को यहाँ बिठा दूँ जो अभी नेट करने के लिए आई, ये मेरे से बेहतर क्यों ना पढ़ा दे, आपका दिमाग खटकेगा, रहने दे, ये तो है ही नहीं सिलेक्टेड। एग्जाम कहता है, इसी को बोलते हैं एड होमेनाइन फैलेसिस, यानी आप उस पोस्ट पे है नहीं तो आपके द्वारा दिया गया तर्क या इन्फॉर्मल फैलेसिस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दैट विल बी नॉट वैलिड। इसको बोला जाता है एड होमेनाइन, यानी व्यक्ति पे हमला, पोस्ट पे हमला नहीं। इसलिए लोग मोदी को बोलते हैं कि ये काम नहीं करते, वो नहीं कहते हैं कि पीएम काम, समझे। पीएम एक पोस्ट है, मोदी जी उनके रखवाले या फिर उस पोस्ट पे आसीन एक व्यक्ति हैं, तो हमेशा उसी को बात होता है, उसी को बोलते हैं एड होमेनाइन फैलेसिस। क्लियर है? यानी कि देखिएगा, आप विशेषज्ञ नहीं है इसलिए आपका तर्क गलत है। जैसे कोई एक आदमी को मैंने बुला दिया, बाहर के आदमी को, वो यहाँ का बिजनेसमैन है, आके आपको बोलते कुछ बातें कहता है, बेटा पढ़ लीजिए, समय कुछ भी हो सकता है, ऐसा वैसा, भले वो कहे, किसी का दिमाग है यू आर नॉट एजुकेशनिस्ट, दैट्स व्हाई योर थ्योरी योर कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, यही कुछ कह सकते हैं, इसका होता है एड होमेनाइन। क्लियर हो गया? अब इसके क्वेश्चन से मिलिए जरा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया था, देखिए जिस बच्चे ने हिंदी में दिया वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया था, वो हिंदी में था, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है अपने नोट्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, आप राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हैं, तो पूछा गया है दैट्स व्हाई योर लॉजिक इज रॉन्ग, ये है क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखो बेटा, व्यक्ति पे हमला हो रहा है, पोस्ट पर नहीं, तो ये कौन सा फैलेसिस हो गया, इन्फॉर्मल फैलेसिस विद एड होमेनाइन फैलेसिस। क्लियर है? तो ये देखिएगा हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे चूंकि मैंने जब कॉपी किया था ना तो वो ऐसे ही था, एज इट इज आ गया। क्लियर हुआ? एक छोटा सा पॉइंट आपको 1-2 मार्क्स देके चला जाता है। क्लियर हो गया? तो यही बातें होते हैं एड होमेनाइन का। समझ में आया? क्लियर है सबको? ये पूरा थ्योरी बेस्ड था। चलिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे पूछा जा रहा है? देखिएगा, नेक्स्ट होता है स्ट्रॉन्गमैन। देख लो, देखो बेटा, स्ट्रॉमैन ये क्या होता है? देखिए बेटा, स्ट्रॉमैन कहने का मतलब है कि मैंने बोला कुछ, उसको तोड़ मोड़ के रिप्रेजेंट किया कुछ, समझे। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? एक तरह का पाइप जो मुड़ा मुड़ा होता है। अरे स्ट्रॉ मतलब वही तो है। स्ट्रॉमैन कहने का मतलब होता है कि मैंने जो चीज़ें बोला था कि मेरा स्ट्रक्चर ये है कि मैं चाहता हूँ, जैसा भी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, कि बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं क्या करूँ, बच्चों के एग्जाम होने से पहले मैं कुछ क्रैश कैश दे दूँ, इनका टेस्ट सीरीज लगवा दूँ, समझे, और इनको टास्क दे दूँ घर से, ये मतलब कि 250 क्वेश्चन क्लास में बिठवाऊँ, ये सारे चीज़ करूँ, और सुबह से लेकर शाम तक मैं क्लास दूँ। तो ये मेरा स्ट्रक्चर था, लेकिन तब तक किसी का दिमाग खटक गया। अच्छा, आपका क्या मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक आप ही के घर बैठे रहे और काम नहीं है क्या?
तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉ मैन। समझ में आया? यानी मेरा इंटेंशन कुछ और था और आपने इसको किसी और तरह से रिप्रेजेंट किया। मुझे ये पता था कि एग्जाम है, उससे पहले मैं और लेता भी हूँ आपका टेस्ट मॉक सारे चीज़ लेता हूँ जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर शायद आपको याद होगा, मैंने फ्राइडे को घर से आने वाले ही दिन में आपसे कहा था कि इस संडे को मैं 4 से 5 घंटे का क्लास लूँगा। याद है? मैंने सबको बोला हुआ है DI की मैं 11:30 साढ़े 5 बजे तक का क्लास लूँगा। सबको बोला हुआ है कि क्योंकि बेटा DI को तोड़ के नहीं पढ़ाया जा सकता। जो टीचर पढ़ाता है या तो उसको पूरी जानकारी नहीं है या फिर वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। तो मुझे क्या सो अब इसका मतलब ये है कि कोई ये नहीं लगा देगा कि भाई सभी दिन तो बुलाते हैं और संडे को भी परेशान करते हैं। तो ये होता है स्ट्रॉ मैन। यानी मेरे कहने का मतलब ये और था, मेरा स्ट्रक्चर है कि बच्चों को अच्छा चीज़ें मिले लेकिन आपने उसको किसी और तरह से मोड़ दिया, तो उसको बोला जाए स्ट्रॉ मैन। अब इसका एग्जाम्पल समझना। देखो देखो बेटा, एड होमोनिम सबको समझ में आया? इसी के जस्ट काउंटर पार्ट में एक आने वाला है, आपको कंफ्यूज करेगा, दोनों से दिमाग में रखना, कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है कि कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि हमें पर्यावरण के लिए कार्बन उत्सर्जन कम कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि यही तो है कार्बन का उत्सर्जन। लेकिन अब देखिए इसने कितनी अच्छी बात बोली, लेकिन किसी ने उसी बात को दूसरे व्यक्ति ने, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया अच्छा आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने सारे उद्योग धंधे बंद कर दूं। ये तो इंटेंशन था नहीं अगले का, उन्होंने तो बात ही बताई है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रॉ मैन। यानी उसके स्ट्रक्चर को गलत करके साबित कराना स्ट्रॉ मैन कहला देता है। क्लियर हुआ सबको? समझ में आया कि मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि बेटा संडे को 11:30 से 5:30 की क्लास रहेगी, यानी 4 से 5 घंटे तक की क्लास रहेगी, लेकिन किसी ने मोड़ के बदल दिया, अच्छा और काम धाम तो नहीं है हमारे पास, संडे को ही परेशान करें आप, कह सकते। ये हो गया स्ट्रॉ मैन, यानी चीज़ों को, ढांचे को ही बदल देना। इसलिए इसका स्ट्रॉ मैन का मैंने वहाँ शुरुआत में लिखा हुआ है, सुनने ढांचे का क्या लिखा हुआ है, ये कब बदल, यानी उसके एक्चुअल ढांचे को ही बदल के रिप्रेजेंट कराना। क्लियर हो गया? एड होमोनिम क्लियर, स्ट्रॉ मैन क्लियर है। टोटल 7 पढ़ने हैं आपको। देखिएगा बाय द वे कई बुक में ना बहुत सारे हैं, और बेटा यकीन मानिए उतना का यूज नहीं है, समझे। कई बुक मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, कई को खटक ना जाए, तो कुछ बुक में अनपटांग दिया हुआ, उसका आज तक मैंने यूज नहीं देखा है। इसलिए कहते हैं आप लोगों को, कल कई बच्चों को मैंने बैकअप क्लास दिया था आपका स्क्वायर अपोजिशन का, तो बेटा जिस टॉपिक को आप पढ़ने में 4 घंटे लगा सकते हैं, मैंने एक छोटे से डायग्राम से आपको सारे क्वेश्चन करवा लिए थे। यही क्लास और किताब का अंतर होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बेटा सर्कुलर रीजनिंग, वृत्ताकार तर्क। जरा देखो यहाँ पे ये चीज, यानी बेटा मैं गलत भी बोलूं या फिर सही भी बोलूं, रीजन मैं हूं। सर्कुलर रीजनिंग का कहने का मतलब होता है, ये इन्फॉर्मल फैलेसिस का है। ये कहने का मतलब मैं ही सर्वे सर्वा, मैं जो बोल दूंगा भले गलत क्यों ना हो, क्योंकि मैंने कहा है तो ये सच है। मेरी बातें समझ में आया? चाहे कोई भी बात क्यों ना बोलूं, मैंने कहा बेटा कि आप ना भी पढ़ोगे ना, नेट एग्जाम अच्छा है, पास आउट हो जाएगा, तो आपका दिमाग खटक जाएगा कि ये क्या मतलब, वो पढ़े नहीं निकल गए, तो आप बोलेंगे ये कैसे बोल रहे सर, तो मैं सीधा जवाब बोलूँगा क्योंकि मैंने कहा है। समझ में? यानी काउज भी आप, रीजन भी आप, सोल्यूशन भी आप, उसको बोलते हैं सर्कुलर। यानी जहां से स्टार्ट हुआ, जिसने क्वेश्चन किया उसी का आंसर उसी के अंदर ही है, आप उससे बाहर नहीं दे सकते, उसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन। समझ में? फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा यहाँ पर, देखा जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मैं सही हूं, क्योंकि मैं कभी गलत ही नहीं होता। यानी स्टार्ट भी मैंने किया, एंड भी मैंने अपने ही अंदर कर लिया, तो इसको बोला जाता है सर्कुलर इनफॉर्मल फैलेसिस। समझे? जिसको सर्कुलर इंजीनियरिंग, कई लोग होते ही हैं, जैसे कई लोगों को आप मिले होंगे तो वो लोग अपने आप को ही सर्वे सर में मानते हैं कि मैंने कह दिया, कौन गलत कर सकता है। समझे? मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं जो इस बात को गलत कर सकता है। यानी इसको इतना समझ लीजिए, इसको बोला जाता है मोनोपोली कंडीशन, स्टार्ट भी आप एंड भी आप, नो अदर वन कैन इनवैलिड योर लॉजिक, किसी को कोई हिम्मत ही नहीं है, इसको बोलते हैं सर्कुलर इनफॉर्मल फैलेसिस। समझ में आया? जो भी आप भी क्वेश्चन करोगे, सोल्यूशन भी आप ही के अंदर है, तो होगा इनफॉर्मल फैलेसिस, सर्कुलर इनफॉर्मल फैलेसिस। क्लियर हो गया सबको? चलिए बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक बार देख लीजिए। जैसे एक यहाँ देख लीजिए, एक मैंने बड़ा अच्छा यहाँ पे कई बुक का सोल्यूशन लिया हुआ है, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, वहां देखिएगा, वहां देख लीजिए, नोट छोड़ दो। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज होली बुक्स आर से। बेटा आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपके लिए पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता। मुस्लिम धर्म के लिए कुरान। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारे उसमें लिखी गई बातें सच है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। और लेकिन अब जरा देखना, हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो गीता मानते हैं, मुस्लिम धर्म कुरान मानते हैं, और इसके पढ़ने के बाद हम कहते हैं गॉड एग्जिस्ट करता है।
समझ में आया? क्योंकि कुरान कहता है, लेकिन कुरान लिखा किसने भी है? इंसानों ने ही तो लिखा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे इसका समझ आया। कल मैंने एक महान पुरुष को देखा, उसके गले में सांप था, बगल में ट्राइडेंट त्रिशूल था, समझे, और जप कर रहे थे। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये आपके दिमाग में आया कैसे? नहीं, आपके पूर्वजों से मिला है। मेरी छोटी गुड़िया है अभी, है ना, 1 साल 1 महीने, आज 1 महीने 2 दिन की हुई है वो। अब उसको मुझे समझाना पड़ता है, मम्मा उसको बताती है बेटा ये रेड है, ये ब्लैक है, क्योंकि ऊपर वाला जब भेजता है तो ये ब्लैक भेजता है। हम उसको सिखाते हैं। अब मैं पूजा करता हूँ, थोड़ा सा धार्मिक हूँ तो पूजा कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे उनको भी कराते हैं, तो उसको बताती है मम्मा कि देख ये कृष्ण भगवान है, ये है। क्योंकि आपको पता है, मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति को देखा, उसके बाईं और उसकी पत्नी और दाएं और उसका छोटा भाई था, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राम जी के, है ना। अब यहाँ पे राम जी को पहचानने का तरीका, भगवान शंकर जी को पहचानने का तरीका, सबके पूजा पाठ का भी तरीका अलग होता है। भगवान जी, शंकर भगवान को क्या सलाह चढ़ाते हैं आप? भांग, धतूरा, जितने भी नशीली पदार्थ है वो आप चढ़ा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यही कुछ है ना, भांग, धतूरा और भी सारी चीजें, बेलपत्र वगैरह क्या क्या चढ़ता है, यही चीज जरा राम भगवान को चढ़ाइए, शादी नहीं होगी। है, लिख के ले लो मेरे से। रीजन क्या है? क्योंकि हम भगवान का एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज द होली बुक्स आर से, समझे। अब होली बुक्स क्यों है? क्योंकि भगवान है। बात सर्कुलर आगे वही चीज जो लिखा गया है, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज, क्योंकि हमारे दिमाग में पूजा पाठ करने के तरीके ऑटोमेटिक नहीं आया है, हमारे ग्रंथों से, गीता से, आपके जो वेद है उससे मिला है। आपने अथर्ववेद का नाम सुना है? वहीं पे तो है इन पूजा पाठ, धर्म कांड, इन सब का चीजें बात होता है, उसमें हम करते हैं 16 सोमवारी कर लीजिए, ना शादी हो गई तो फिर कहना मेरे से, क्योंकि भोला बा कहते हैं। हाँ, मैंने किसी बच्चों को बोल दिया, किसी ने भाई रिजल्ट नहीं हो रहा है तो सोमवारी कीजिएगा, उसने गलती भूल गई और 16 कर बैठी, रिजल्ट का तो पता नहीं, शादी जरूर हो गई। तो इसमें भोले बा का गलती थोड़ी है, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा गया, बेटा आप पढ़ के देखना, ग्रंथ में लिखा गया है कि सुयोग वर्ग करने के लिए एक कन्या को 16 सोमवार करना चाहिए, ऐसा लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, गीता में है। तो वही चीज है कि गॉड एग्जिस्ट बिकॉज द होली बुक्स आर सेफ एंड होली बुक्स आर ट्रू बिकॉज गॉड एग्जिस्ट, यानी तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो कोई तो बचा ही नहीं। तो इसको बोला गया सर्कुलर इनफॉर्मल फैलेसिस, यानी स्टार्ट जहां खत्म भी वहां। हम गीता को मानते हैं क्योंकि भगवान है उसमें, और भगवान को जानते हैं क्योंकि गीता कहता है, ये ग्रंथ कहते हैं, तो बात तो वही घूम घूम फिर के आ रही है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर। क्लियर है सबको? समझे? तो बेटा वहां क्वेश्चंस का दायरा कैसे होगा, याद रखिएगा, हम लोग अनस्ट्रक्चरल यानी नॉन स्ट्रक्चरल इनफॉर्मल फैलेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट कैसा होगा, मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर नहीं बता सकता। हाँ, फॉर्मल कहता तो बात कंप्लीट है, ऑल सम नो सम नॉट। इनफॉर्मल में तो कुछ भी बोल सकता है, बट आपको दिमाग रखना है कि इसके अंदर एड होमिनेम लग रहा है, स्टोमेन लग रहा है, या फिर आपका सर्कुलर रीजनिंग या फिर सर्कुलर फैलेसिस लग रहा है। क्लियर हो गया बात? समझ में आया? क्योंकि वहां कैसे क्वेश्चंस होंगे यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा जो थ्योरी है मैं लगा डालूंगा, गलत नहीं होने दूंगा अपने आप को। समझ में आया? चलेगा। नेक्स्ट देखो गुड़िया, बेटा इस नोट्स को बिल्कुल सही से रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको इस बार इसी का क्वेश्चन है, हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन इसका मतलब होता है अत्यधिक सामान्यीकरण, थोड़े से बड़ा सोच जाना। समझ में आया? यानी हैस्टी जनरलाइजेशन, मैंने बताया एक बात और आपने इसके बारे में सोच लिया, मैंने उंगली पकड़ाई, आपने पूरा हाथ पकड़ लिया, इसको बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। यानी कम ज्ञान से बहुत ज्यादा ज्ञान निकाल देना, उसको हैस्टी जनरलाइजेशन है। जैसे देखिएगा, मैंने 2 बार भारत में भ्रमण किया, क्वेश्चन कह रहा है मैं 2 बार भारत गया था और दोनों बार भारत में मैंने बारिश होते देखा, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई कह देगा भारत में तो हमेशा बारिश ही होती रहती। अरे भाई, दिन में होते 365, 2 दिन आए, आपको इतना सा ज्ञान मिला और उस ज्ञान से आप पूरे समाज की बात कर रहे हैं, पूरे 365 वहाँ बारिश होती रहती है, इसको बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। समझे? थोड़ा क्या बताया आपने, पूरा समझ लिया, तो उसको बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। क्लियर हो गया? समझे? थोड़े ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान के बारे में बताना। जैसे देखा, यहाँ देखो बेटा एक एग्जाम्पल जो आपके सिंपल से है वो देखिए, वहाँ पे लास्ट में आपका एग्जाम लिया। जैसे बेटा मैं जब जॉब में था तो मुझे कई कॉलेज में जाना होता था जहाँ पे मुझे एज ए इन्विजिलेटर काम करना होता था, कभी यूपी में कभी बिहार में, बाय द वे यहाँ पर भी मुझे मिल जाता है तो बट अब इग्नोर करता हूँ। तो यहाँ पे जाता था तो कई क्लास ऐसे मिलते थे, तो वहाँ पे जैसे 11-12 के बच्चे का भी एग्जाम चल रहा होता है, तो कई बच्चे ऐसे सब भर भर के लेके आते हैं, वो तो आपको ही पता ही होगा, है ना? क्या ही बोल रहे सर, हम भी तो उसी में हैं, है ना दिव्या? कोई पैकेट का, उस दिन तो ऐसे पैकेट वाले कपड़े पहन के जाते हैं, यहाँ पैकेट, यहाँ पैकेट, यहाँ पैकेट, जहाँ देखो वहाँ पैकेट, समझे? और उनमें से पूरा क्लास था,
मैं एज ए इन्विजिलेटर गया, 5 क्लासरूम को चेक किया, 2 बच्चों के हाथों मैंने देख लिया ये तो चीट कर रहे हैं, मैं जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा प्रिंसिपल को जाके, सर इस क्लास के बच्चे हैं ना चीटर है। बेटा ये तो गलत है। मैंने कितनों को देखा? ओनली 2, और 2 के ब्याह पे मैंने पूरे क्लास को कह दिया ये क्लास चीटर है, यानी कि सारे स्टूडेंट चीट कर रहे हैं तो गलत है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। मैंने दिया थोड़ा, समझा इतना। समझ में आया? अब कोई केमिस्ट्री पढ़ के बाबर वाली कहानी तो नहीं करेगा नहीं ना, कि मैंने सर पूरा महीना पढ़ लिया, अभी ये कौन सा कमेटी आया तो उसमें ये पूरा महीना पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे बाबर का पता ही नहीं चला गया कि वो कब आया था भारत। समझना? तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं तो थोड़े समय से अधिक की बात नहीं कर सकते आप। समझना? तो उसको बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। क्लियर हो गया? दिखाया 2, सोच लिया हजारों का। क्लियर है ये? समझेगा? चलेगा। कितना फैलेसिस पढ़ा? एड होमिनेम यानी व्यक्ति पर हमला, स्ट्रोमैन सुने ढांचे को गलत कर देना, तीसरा सर्कुलर रीजनिंग, चौथा हैस्टी जनरलाइजेशन। दिमाग में चल रही चीज़ें। मैंने बार बार कहा बेटा मेरी थ्योरी मेरे वर्ड्स ही क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा। ये बातें मैं हर क्लास में कहता हूँ, या आज से नहीं कर रहा गुड़िया, 11 साल हो गए मेरे इसका बुक लिखे हुए, इसके थ्योरी लिखे हुए, मेरे असाइनमेंट लिखे हुए। ठीक है, आपको मैंने कितने शॉर्ट्स नोट्स दिए हैं, आपके हाथ में है ना, चीज़ें बन रही है। यकीन ना हो मार्केट में बहुत सारी किताब उठा के देख लेना, फैलेसिस पल्ले पड़ जाए तो मुझे जरूर बताना जरा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा फैल्सी खाउज या पोस्ट हॉक, ये बड़ा अच्छा है। ये देखो, चलिए एक छोटे सा कहानी सुनते हैं। ये फॉल्स हॉक या फिर ये पोस्ट हॉक का कहने का मतलब क्या है? देखो बेटा, मैं पिछले 5 साल से एग्जाम दे रहा था। सुनिए यहाँ पर, पहले दिन एग्जाम देने के लिए गया, सफेद शर्ट में पहनता ही हूँ, थोड़ा लॉबी कर रखी तो फेल हो गया। दूसरे दिन भी एग्जाम देने गया, दूसरे साल फिर भी फेल हो गया। तीसरे साल गया, वही व्हाइट शर्ट पहन के फेल हो गया। फिर चौथे बार गया, लेकिन 5वें बार क्या हुआ, बारिश हो गई, मेरा व्हाइट शर्ट भीग गया और मैंने रेड शर्ट पहन के जाके एग्जाम दे दिया और वो निकल गया। समझ में आया? क्लियर है? अब मैं किसको बोलूंगा? हम भारतीय पद्धति का। बेटा ये लकी है मेरा, यानी अपने सक्सेस को उस शर्त से जोड़ डालूंगा मैं। जैसे कभी कभी कहते हैं सुबह सुबह उठे किसी का दर्शन हो गया, ले भाई इसको देखो, इसको बोलते फैलेसिस। मैं कहता हूं कि आज का दिन अब शुभ होगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि गाय का दर्शन हो जाए, और कभी मैंने मान्यता देखी है कि अगर आप कहीं किसी काम पे जा रहे हैं तो कहीं पर उस समय मृत्यु शैया पे कोई लोग लेट के जा रहे हो तो उसका दर्शन हो जाना शुभ माना जाता है ना। जिनको अंतिम यात्रा पे लेके जाते हैं तो मानते हैं ये। तो यानी आपका काम बिगड़ रहा था, लेकिन उस दिन मैंने रेड क्या पहन ली, मेरा एग्जाम निकल गया। यानी मैं अपना सक्सेस का पक्ष उस रेड शर्ट को दूंगा और उसको पूरी जिंदगी रखूंगा। भाई तू ना होता, तू था कहाँ, पहले बार पहन लेता तो मैं निकल जाता। यही कुछ होता है, इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ फॉल्स काउज। अरे गलत कहानी का बता रहे हैं आप, बात समझ में आए? उसी को बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि कभी कभी शादी हो गई आपकी, है ना, कभी कभी क्या होता है, माना कि है ना, शादी हो गई, किसी परिवार में गए और उस दिन से उसका बरकत होना चालू हो गया, तो लोग मानते हैं ना ये लक्ष्मी के पैर आ गए, समझे? तो इसको बोला जाता फॉल्स हॉक। जरूरी थोड़ी था, अगर नहीं होती तो ऐसा थोड़ी कि नहीं होता, समझे? लेकिन हम इसे मान के चलते हैं, समाज कहता है, और कहते हैं बेटा आप समाज से बाहर तो है नहीं, समाज मानती है तो मानना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन भले गलत क्यों नहीं मानती तो मानेंगे जरूर, समझे? लोग कहते हैं लड़का जन्म हो गया तो हमारे यहाँ घर कृष्ण पैदा हो गए, लड़की समझ में पैदा हो गया तो लोग कहते हैं लक्ष्मी पैदा हो गई। मैं यहीं पे पढ़ा रहा था, अचानक मेरे घर से कॉल आया मेरे लॉज का कि सर गुड़िया हुई है, तो गुड़िया ना बोल के लक्ष्मी पैदा हुई, क्योंकि हमारा समाज मानता है। क्लियर? अब मैं ये मान के चलता हूँ कि वो लक्ष्मी है क्योंकि समाज मानता है। तो ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसको समाज से हट के देखें, ये तो रॉन्ग काउज है कि मैंने रेड क्या पहन ली, मैं निकल गया, और उस दिन अगर व्हाइट पहन लेता तो फिर से निपट गया। तो उसी को बोलते हैं पोस्ट हॉक, यानी पोस्ट का हॉक करने का मतलब पोस्ट हॉक, यानी निकलने के बाद मैंने रेड कलर को इंडिकेट किया है, दैट इज द, कहते हैं ना, लकी कलर मेरे लिए। उसको बोलते हैं फॉल्स काउच करना या फिर पोस्ट हॉक करवाना, समझे? अब एग्जाम्पल देखिए इसका। क्लियर हुआ गुड़िया सबको? समझ में आया? इसलिए कहते हैं बेटा शब्दों का जाल इंसान बना भी सकता है, इंसान बिगाड़ भी सकता है, समझे? इसलिए कहा जाता है तलवार के घाव भरे जा सकते हैं, शब्दों के नहीं। इसलिए शब्द का एक्सप्लेनेशन और निकालना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, समझ में? खैर उतना बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ मैं, इतना ही काफ़ी है। जैसे देखना, 2 घटनाओं के बीच किसी तीसरे घटना को बीच में ले आना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूरज निकलने से पहले मुर्गा बांका, ये क्वेश्चन नहीं है ऐसा बुक में, इसलिए मुर्गा सूरज निकलने का कारण है। अरे भाई सूरज कहता है कि सूरज इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुर्गे ने बांका,
यही ना, यानी सूरज निकलने का कारण सूरज का ये मुर्गे का बांकना है। यानी कि अगर किसी दिन मुर्गे को नींद आ रही कि चल आज नहीं उठ रहा मैं, तो सूरज तो उठेगी नहीं। ये तो फॉल काउच है। लेकिन हम मानते हैं, गांव में आज भी चाहते हैं कि पक्षियां चहचहाते हैं तो लोग मॉर्निंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, समझे। लेकिन मानते तो हैं, लेकिन ऐसा कंपल्सरी है क्या? नहीं, फॉल्स हॉक है, समझे। फॉल्स काउच है, पोस्ट हॉक है। यानी पोस्ट सूरज उगेगा तब जब मुर्गा बांकेगा। क्लियर है? वही चीज है। वहां देखिए, आई वेयर द रेड शर्ट एंड पास द एग्जाम, रेड बेरिंग द लक। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, क्योंकि मैंने उस दिन रेड क्या पहन लिया, मेरा निकल गया, यानी रेड मेरे लिए लक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे को जाएंगे ना, जैसे आप यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने भी दिया था गुड़िया, वहाँ पे आप हॉबीज़ में मानते हैं लोग। हॉबीज़ में कई लोगों का फेवरेट कलर भी होता है, फेवरेट नंबर भी होता है। मेरे को तो ये कलर पसंद है। भले जो वो कलर पहनेंगे मल्टी डायमेंशनल कलर पढ़ेंगे, समझे। कोई कहते हैं ना मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, लेकिन इससे पिछले दिन ही व्हाइट पहन के आ जाएंगे, है ना। उसके अगले दिन अलग को अलग कलर के पहन के आ जाते हैं। बात समझे, है ना कथकली, यही है ना। तो अब आपका व्हाइट कहना तो मतलब ही नहीं बना, तो आपको तो हमेशा व्हाइट ही पहनना चाहिए था। इतनी बातें समझना है। किसी को बोलते हैं पोस्ट हॉक या फिर फॉल्स काउच। क्लियर हुआ? लेकिन समाज मानती है तो हम इसे मानते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल फैलेसीज है। इसमें किसी भी वर्ड का, सेंटेंस का सामाजिक स्तर पे यूज किया जा सकता है। क्लियर है सबको? समझ में आया? देखो बेटा, दो और है। अपील टू अथॉरिटी, ये देखिएगा, देखो बेटा, अब इसी के लिए मैंने आपको एड होमिनेम की बात करी थी, याद कीजिएगा। एड होमिनेम का याद क्या था? उसमें किस पे हमला था? व्यक्ति पर, समझिएगा। एड होमिनेम और इसको अपील टू अथॉरिटी में दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से समझना बेटा। सुनो, नहीं पोस्ट पे नहीं, जरा ध्यान से समझना। पोस्ट पर होने के बावजूद उसको गलत रूप से इस्तेमाल कराना। एड होमिनेम कहता है कि आप उस पोस्ट पे नहीं है, दैट्स व्हाई योर ऑल द लॉजिक इज रॉन्ग, समझे। आप विशेषज्ञ नहीं है तो आपका जो थ्योरी है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अब मैं नहीं मान सकता क्योंकि आप उस पोस्ट पे नहीं है, ये कौन कहता है? एड होमिनेम। लेकिन अब आइए अपील टू अथॉरिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। इस केस में पोस्ट होने के बावजूद आपने उसका इस्तेमाल किसी और से कर लिया, समझा। क्वेश्चन के हिसाब से चले, बोला गया है कि डॉक्टर एक्स ने कहा यह दवा बेहतरीन है, यह निश्चित रूप से काम करेगी, समझे। पहला कह रहा है किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठा संभावना तर्कों से माना। इसको छोड़ दो, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। जरा देखो बेटा, जैसे मैं एक डॉक्टर था, समझे। आप मेरे पास आई, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे द्वारा दवाई दिया गया तो वैलिड है। लेकिन एड होमिनेम कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं, फिर भी दवाई अच्छा क्यों ना दूंगा, लेकिन आप वैलिड नहीं कहलाते। लेकिन यह कहता है कि मैंने, आप आए मेरे पास, सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे पास पोस्ट है, मैं अथॉरिटी भी हूँ, मैंने इसको दवाई दे दिया कि ले बेटा जा खा ले, दर्द खत्म हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पे काम क्या होता है वो जरा ध्यान समझना कि आपको दवाई दे दिया मैंने सर दर्द की, आपको अगले दिन पैर दर्द हो गया, समझे। अब आपका दिमाग खटकेगा कि ये तो सर ने दिया है ना, दर्द का है, यूज कर लो, समझा। यानी कि आपने चीज़ों को उलट फेर करके बताया है। ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर कि मैंने दवाई दिया था आपके सर दर्द के, लेकिन आप सिर्फ दर्द को मिटाई को था, सर दर्द की दवाई पैर दर्द में काम करेगा क्या? मेरे पास पोस्ट होने के बावजूद जो मैंने बातें करी, लेकिन आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया। इसी को बोला गया आपके पास अपील टू अथॉरिटी, समझा। दिया मैंने सर दर्द का, लेकिन इसका पैर दर्द कर रहा, तू भी खा लेना क्योंकि डॉक्टर साहब ने दिया है, समझ में। दोनों में फर्क समझ में आया? समझ में। एक के पास तो पोस्ट नहीं था, जिसके कारण आपने सीधे बोल दिया कि आप कोई कर्म के नहीं है, आपकी बातें नहीं मानी जाएगी। दूसरा पोस्ट था ही, लेकिन मैंने पोस्ट, मान लो मैं मैथ का टीचर हूं, तो मेरे थ्योरी, मेरे कॉन्सेप्ट साइंस के हिसाब से वैलिड करेगा। जो भी थोड़ी है कि मैं हिस्ट्री के बारे में मेरी बातें कह दे, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे अरे उन सर से पढ़ो ना, वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तू चला जा, हिस्ट्री भी अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपके पास अपील टू अथॉरिटी। अच्छा टीचर हूँ तो साइंस का हूँ, अब हिस्ट्री पढ़ा पाऊँ, ये नहीं है, समझ में। क्लियर हुआ? दोनों का मतलब क्या हुआ, तो इसको बोला जाता है। वही चीज़ है, अ फेमस एक्टर यूजेस दिस प्रोडक्ट। अब बेटा ऐड वगैरह देखते हो, टीवी वगैरह देखते हो, वहाँ पे देखते हैं ना, अलग अलग वेराइटी आता है कि आप इस प्रोडक्ट का यूज कीजिए, समझे। बड़े बड़े SORI से वो कहेंगे वो कौन सा क्लिनिक प्लस इस सब वो शैम्पू का इस्तेमाल देते हैं, तो लोग इसलिए उनके मानते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल करती है, इसलिए इतनी खूबसूरत और लंबे घने घुंघराले बाल हैं उसके। मेरे तो बस इतने ही हैं, मैं अपने लिए तो बोल भी नहीं सकता,
है ना। तो अब मेरे भी दिमाग में खटकेगा कि अगर ऐश्वर्या राय का इतना बड़ा इतना ऐड कर रही है तो मैं भी यूज क्यों ना कर लूँ। अरे भाई ये कंपल्सरी थोड़ी है, समझ में। वो पोस्ट है, फेमस है, उसके द्वारा जो बातें की जा रही है वो मेरे हिसाब से वैलिड होगा, ये कहीं नहीं लिखा गया। वही चीजें है कि बोला गया फेमस एक्टर यूज दिस प्रोडक्ट सो इट मस्ट बी बेस्ट, समझ में। वो यूज कर रही है इसका मतलब ये थोड़ी बेस्ट होगा, नहीं। लेकिन हम उसे बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास पोस्ट है, वो कर रही है किसी और के लिए। अब उसके काले घुंघराले बाल एक गर्ल्स के लिए वैलिड हो सकता है, चलो उसके लिए लगा भी लिया, उनका सैंपल ऐड किया हुआ तो काम बन गया। मैं लगा लूंगा तो कौन से काले घुंघराले हो जाएंगे। अबे पगले बोलना जरूरी है, बोलता और गिर गई तो इतना कम नहीं है क्या, समझ में। तो अब वो चीज भले अब देखना एक गर्ल्स के प्रोडक्ट के लिए वो वैलिड था, लेकिन मैं भी उसका यूज कर लूँ, है ना। वो कौन सा एग्जाम आता है, ऐड आता था शाहरुख खान का, मर्द होके क्या क्या लड़कियों वाली क्रीम, समझे, उसका अपना, अच्छा फेयर एंड लवली, कितने अच्छे, अच्छा जो भी हो, यानी वो बना उसके लिए है, मैं उसको यूज कर लूँ, तो ये एड अपील टू अथॉरिटी हो गया। जिनके लिए उनको रहने दो ना, मैं अब क्यों, मैं साइंस का फैकल्टी अच्छा हूँ तो जरूरत है कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा लूँगा, अच्छा ये गलत है ना। लेकिन आप किसी को बोल सकते हो अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो एकदम अच्छा कराते हैं, तू भी जा हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। आपने मेरी अथॉरिटी का गलत उपयोग किया है, तो वो हो गया अपील टू अथॉरिटी। एड होमिनाइड अपील टू अथॉरिटी में समझ में आया दोनों चीज़ें क्या कहता है, क्लियर है। देखो बेटा यही है जादूगरी पूरे इंडियन लॉजिक का, चलेगा। स्लिपरी स्लॉप, देखो यहाँ पर गांव वाली बात है ये, इसके बाद एक है एच, एक और होगा, हाँ रेड हेयरिंग लास्ट है, 7 होते हैं ना। स्लिपरी स्लॉप, बेटा ये कहावत सुना है कि गांव में, जैसे गांव की बात कहता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आग की तरफ फैलती है। उसकी बेटी है ना कल रात 6 बजे के बाद घर आई है, अरे होता है, आजकल की कहानी है, डेली देखता हूं 6 बजे के बाद आती है और कैब करके आती है। अब ये बात ऐसे पागलों की तरफ फैलती है जिसको कहते हैं ना इंफॉर्मेशन में आग लग गई हो, समझे। यानी एक बात का श्रृंखला हो जाना। जैसे कई महिलाएं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वर्कोहलिक हैं, यानी काम से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब ज़्यादातर मैंने देखा, ज़्यादातर मतलब कह रहा हूँ कि आप गांव के, आप अपने छोटे शहर के 10 महिलाओं को उठा लीजिए, यहाँ के 10 उठा लीजिए, यहाँ तो 8 आपको वर्कोहलिक यानी काम से जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय अच्छा खासा, लेकिन गांव में 10 ले लीजिए तो 10 के 10 सिर्फ खाना बनाना और बाकी बातों को फैलाने में लगे होते हैं। आपके रिश्ते ना आ रहे हैं ना, अपने आप को घर में इंट्रोड्यूस कर दीजिए किसी गांव में, लेकिन मानिए अगले दिन मैसेज आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आग की तरफ फैल जाती है ये बातें। उसी को बोलते हैं हम लोग बेटा स्लिपरी स्लॉप, यानी श्रृंखलाबद्ध हो जाना। कोई भी एक बात को दूसरे बात से रिलेट करना, फिर इसको तीसरे से करना। वो 6 बजे घर नहीं आई, वाह भाई ये हो गया होगा, अब उसको किसी और से मतोड़ना, ये फैलना, इसी को बोलते हैं स्लिपरी स्लॉप, समझे। एक चीज को स्लिपरी मतलब है कि बगैर तुक का स्लिप करते जाना, जैसे बातों का फैलना, कुछ बात हुआ कुछ और, उसको बढ़ाया जा रहा है किसी और को, श्रृंखलाबद्ध। वही कहता है एक छोटी घटना को असंबंधित श्रृंखला से घटित होने की चेतावनी दे देना। मैंने क्या बोला है, देखिएगा, अगर हम मोबाइल को स्कूल में अनुमति देंगे तो छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे। अरे कहने का मतलब क्या था कि मैंने बोला कि क्लास में छोटे बच्चों को, जैसे मैं कई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के, तो वहाँ जाता हूँ एज अ मेंटरशिप करने के लिए, मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ। वहाँ देखता हूँ कि चाहे आप कितने भी घर के अजमेरी बच्चे क्यों ना हो, आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, समझ में आया। लेकिन आज के डेट में कई सारे ऐसे भी पहलू हैं एजुकेशन को जिसको आप बेहतर तरीके से ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं। अब यहाँ क्या क्या कि मैंने कहा कि मोबाइल को अनुमति देंगे ना तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, पढ़ाई नहीं। लेकिन अब इस चीज़ को क्या करते हैं कि बच्चों को ये देखिएगा तो छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे। मैंने कहा अनुमति नहीं देना है, लेकिन ये कहते हैं को कर एक छोड़ेगा, दूसरा छोड़ेगा, वो छोड़ेगा, तब तो सारे छोड़ देंगे, समझे। तो इसी को बोलते हैं स्लिपरी स्लोप, समझ में। एक मैंने कहा एक बात, उसको श्रृंखला बंद करके आपने पूरे क्लास को ही बता दिया, ये तो क्लास छोड़ देंगे। ये कंपल्सरी है क्या? आप में से कोई अच्छा बच्चा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। इसका मतलब ये है कि यूज करने का मतलब ये थोड़ी कि आप क्लास छोड़ दोगे, समझ में आया। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लिपरी स्लोप। क्लियर हुआ? लास्ट पॉइंट देख लीजिए बेटा, रेड हेयरिंग। ये देखो यहाँ देखो एक क्वेश्चन इसमें भी था, ये देखो, यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। अच्छा बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, अच्छा सुनो यहाँ पे एक चीज, बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, क्या अचानक छोड़ देंगे? मैंने वहां कहा कि अगर हम मोबाइल स्कूल में अनुमति देंगे तो छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे। जैसे मैंने इसको पढ़ाई में मोबाइल दे दिया, ये देखने में लग गई, कल को इसको पता चलेगा, पहले ये छोड़ी
फिर कल को इसको पता चलेगा, ये भी उसी में इंटरेस्ट दिखाएगी गेम में, ये इसको छोड़ देगी, फिर वो उसको पता चलेगा, तो ये श्रृंखलाबद्ध होगा, समझे। एक साथ नहीं होगा कि मैंने मोबाइल क्या दिया अगले दिन सबने छोड़ के भाग गए, ऐसा तो नहीं होता ना। वही चीज़ें यहाँ पे बोला कि यदि हम सोशल मीडिया का उपयोग को रोकेंगे तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। तो बेटा ये छोड़ेंगे तो सही, लेकिन एक श्रृंखला के साथ, अचानक कुछ नहीं होता, समझे। अब बोला गया है कि अब बताइए ये किसका है, तो देखिए बेटा स्लिपरी स्लॉप है। सर्कुलर रीजनिंग तो होगा नहीं, क्योंकि सर्कुलर रीजनिंग कहता है जहाँ से स्टार्ट वहीं खत्म, यानी तू ही रीजन है, तू ही काउज है और तू ही फिनिशिंग है, समझे। ये नहीं होगा। अपील टू अथॉरिटी, यानी मैं उस पोस्ट में हूँ लेकिन उस पोस्ट का आप गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है अपील टू अथॉरिटी। मैं साइंस का फैकल्टी अच्छा हूँ, मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हैं दूसरे बच्चे के लिए, सर के पास हो ना, सर के पास हिस्ट्री पढ़ा, ये होता है अपील टू अथॉरिटी। जो था हैशटैग जनरलाइजेशन, इसका क्या मतलब था, छोटी सी बात को बहुत बड़ा फैला देना। मैंने कहा कि इस क्लास में 2 बच्चों को मैंने चीट करते देखा है, नहीं ये सारे चीटर हैं, ये क्लास ही चीटिंग करता है, ये गलत है, समझ में। तो आगे बचा क्या, स्लिपरी स्लॉप, क्वेश्चन पता चल गया, ये है क्वेश्चन आपका। और बेटा एक छोटा सा लैंग्वेज, एक छोटा क्लास से, आपके 2 घंटे के क्लास से अगर एक क्वेश्चन बन जाता है, इससे बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, इसी क्लास से कई बच्चे आपके जेआरएफ हुए हैं, टॉपर्स हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक हुए हैं, समझे। तो उनको भी यही सारी चीज़ें कराई थी, तो इसलिए कौन से क्लास से कौन सा क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए पता नहीं चलता। और इतनी बातें आप, मैंने आपको बताया ना 2 घंटे के भीतर, आप अगर पढ़ के समझ लेते होगा ही नहीं, समझे। बाकी आपकी सुविधा के लिए मैंने रिकॉर्डेड भी करा दी है और एक ऑनलाइन वीडियो भी डली हुई है उसमें, ठीक है, बट देखना नहीं है, पाप ना लिखेगा दोबारा पढ़ लेंगे, समझे, उसको नहीं देखना। कई बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पर भी कि कई लोग देखते हैं, वहाँ पे मुझे पता चल जाता है, कोई वहाँ पे कोई कमेंट वगैरह करते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से बच्चे ने देखा है नहीं देखा है। चलो नेक्स्ट बेटा, रेड हियरिंग। चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक बीच में मूवी आई हुई थी, मैं उसका छोटा, ऐसे मूवी पसंद नहीं, वो छोटे छोटे रील्स होते हैं ना, बड़े अच्छे हैं। उसमें कौन सा था, उसमें है ना उसका दोस्त, मतलब कि बहुत बड़ा पोस्ट वगैरह होता है, डॉक्टर, वो लेक्चर दे रहा होता है, तो अचानक उसको बाहर हीरोइन दिख जाती है, वो छोड़ के भाग जाए, बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये देगा, है ना, उसको खड़ा कर देता है। अब वो उसका दोस्त कुछ नहीं जानता, वो डफर खुद है, उससे पूछ दिया जाता है, एक कोई गुड़िया बायोलॉजी के लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछता है, ऐसे माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोथेरेपी ऐसे कुछ देता है, अब उसको तो देना है, कहता है गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जानना नहीं, ध्यान जरूर भटका देना। हाँ कुछ कहीं पे मैंने देखा था उसका छोटा, हाँ तो उसका क्या, इसको बोलते हैं रेड हेयरिंग, ध्यान को भटका देना। मेरे को आता नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे मैनिपुलेट कर, जैसे पूछा गया है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, तो बच्चे ने जवाब दिया अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, लास्ट लड़ाई करते हुए बहुत संघर्ष के साथ उनकी मृत्यु हो गई। भाई आंसर तो सही है? मेरा इंटेंशन ये थोड़ी था कि भाई मैंने आपसे पूछा महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, आपने कहानी सुना के बता दिया, तो ये रेड हियरिंग है। लेकिन आपका बातें भी तो सही है, लेकिन क्या मेरे क्वेश्चन के हिसाब से वो हेल्दी है, वीक है, आर्गुमेंट्स कम है इसमें, हमें इनवैलिड बातें बता रहे हैं आप, तो इसी को बोला गया फैलेसीज, समझे। जानना नहीं बट ध्यान भटका देना, समझ में आया। रेड हेयरिंग करने का मतलब जैसे होता है लाल, सुनना, हेयरिंग मतलब कि चीज़ों को इधर उधर भटकाना, उसी को बोलते हैं। ये देखना, जैसे मुख्य मुद्दे से ध्यान हटकाकर कहीं और आपको लेके जाना। आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा कि सर इसका आंसर बता दीजिए, स्क्वायर पोजीशन में ट्रू फॉल्स क्या होता है। अरे बेटा ट्रू फॉल्स तो ठीक है, लेकिन मूड फिगर भी पढ़ लेंगे ना, बहुत अच्छा है। इसका देखो ना क्वेश्चन ऐसा है, इसमें देखो ये क्वेश्चन आया, आपका इंटेंशन था वो ट्रू फॉल्स के जानना, मैं उसको किसी और में लेके चला गया। समझ में आया, उसको बोलते हैं रेड हेयरिंग, जो आज के डेट में पॉलिटिक्स में होता है। जहाँ लगता है कि कोई इशू ज़्यादा बड़ा हो रहा हो, लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई दूसरा काम करवा दो, समझे, देशभक्ति वाला, लोग यहाँ मुड़ के वहाँ हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड। यही तो होता है, सच्चाई है बेटा, मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसे ही होता, मुद्दे को भटका दो। समझ, आज तक के डेट में हमारे पॉलिटिक्स में यही तो होता है कि कहीं कुछ हो जाए, हमें पता है कि यहाँ पे वोट नहीं मिलने वाला, लगा दो कोई धार्मिक सिचुएशन, है ना, इसने ये कहा था, ये भी ये कहा था, लग गए। अब इसके मुख्य मुद्दे से लोग भटक जाते हैं, और यही कहते हैं कि मुख्य मुद्दे से भटकना रेड हेयरिंग कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा सिस्टम कह रहा है, बात समझे, इसलिए मेरे ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। देखिएगा, मुख्य मुद्दे से ध्यान हटा देना या अन्य मुद्दे की ओर तर्क कर देना, यानी मैं, देखिएगा, मैंने एक आपको स्टेटमेंट दिया कि हमें स्कूल में शुद्ध शिक्षा करने का मतलब है गुड एजुकेशन, हिंदी मीनिंग इसका है कि ध्यान देना चाहिए, तो लेकिन छात्रों का मोबाइल फोन, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बेस्ट एजुकेशन करने के लिए स्कूल्स में के ऊपर ज़्यादा, देखो बेटा कहते हैं एक बच्चे का करियर उसका स्कूल ही संभालता है,
अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं स्कूल शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम करूंगा, लेकिन कोई बीच में आकर औरंगा लगा दिया, सर इनके पास मोबाइल रहता है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे भाई मोबाइल तो 2 मिनट दूर है, पहले जो मैंने कहा है उसके पे तो बात कीजिए। तो उसको बोलते हैं रेड हेयरिंग। क्लियर हुआ? समझे? ये है पूरा बेटा 8 टाइप्स के आपके पास फैलेसीज है जो आपके सिलेबस को टच करता है, लेकिन कई किताबों में इसमें बहुत अनाप शनाप चीज़ें दी गई है, प्लीज़ उसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। समझ में? अब पूरी बात एक बार रिकॉल कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन साथ साथ मैंने करा दिया है, और आपके PYQ का भी 25 वाला अभी मैंने थोड़ा टाइप करवाने पे लगा हुआ हूँ, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ऐसा कोई क्लास नहीं लेता मैं जिसके साथ आपको PYQ ना करा रहा हूँ। समझ में? चलेगा, आप अपना नोट्स खोल लीजिए, मैं शुरुआत से बताता चला जाता हूँ, देखते चला जाओ, तो फाइनल आज का ये कंक्लूजन हो जाएगा। मेरे साथ बोलते चले जाइएगा बेटा, चलेगा, देख लीजिएगा इसके साथ रिकॉल कर देता हूं तो आपका पूरे काम को हो जाए। फैलेसिस क्या था? फैलेसिस इज नथिंग बट द मिस्टेक, समझे, या फिर झुटलापन, जिससे क्या रीजन होता था, कोई भी स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाता था, या फिर उसका स्ट्रेंथ या उसकी मजबूती या उसका कैरेक्टर कम किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा बेटा हमेशा सच बोलिए, ये भड़क गई, अच्छा बोल भी आप ही रहे, तो क्या हुआ? वो फैलेसिस हो गया। और ये फैलेसिस के दो तरीके से आप किसी को झुटलापन कर सकते हैं या उसको गलत कह सकते हैं। या तो इंटेंशन, मेरा इंटेंशन ही ऐसा है कि सर कुछ भी बोलेंगे मैं गलत ही बोलूंगी, तो इसको बोलते हैं इंटेंशनली। दूसरा होता है अनइंटेंशनली, मैंने चाहा नहीं लेकिन सरकार कहते हैं ईगो हर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं अनइंटेंशनली। 2 तरीके से आप बेटा किसी को इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है? अब बात करें टाइप्स ऑफ फैलेसीज की, तो कितने तरीके के थे? 2। इसका रीजन क्या था? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट 2 तरह का बोल सकते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारा काम नहीं करता, उसके लिए हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट भी लोग 2 तरीके से बोल सकता है, या तो स्ट्रक्चर बोल लीजिए जिसके लिए 4 ही लोग हैं, ऑल सम नो और सम नॉट, समझे, और इसके कुछ पहलूज हैं, कुछ रूल्स हैं, उस रूल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ना ही सोच सकते हैं, इसलिए इससे जो फैलेसिस बना उसका नाम पड़ा फॉर्मल फैलेसिस, जिसमें लैक ऑफ आइडेंटिटी था, पुअर कंक्लूजन था, और इसमें ना ही इमोशन वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर स्टूडेंट, क्या इमोशन लगा? ये तो पहले से बना हुआ है कि ऑल स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन देता है, समझ में आया? तो उसको बोला गया हमारे पास फॉर्मल फैलेसिस नीचे था। और फॉर्मल फैलेसिस के अंदर आप डेटा को पलट के नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि इफ इट रेन, अगर बारिश हुई, द रोड विल वेट, है ना, सड़क भीगी मिलेगी, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते कि सड़क भीगी हुई तो इट मस्ट हैव रेन, नहीं कह सकते, क्योंकि फॉर्मल फैलेसिस का पॉइंट्स होता है। बात आई दूसरा, जब आपने अनस्ट्रक्चरल यानी नॉन स्ट्रक्चरल बातें इनडायरेक्ट के रूप में बोला, जिसको सामाजिक बातें बोला गया, सोशल बिहेवियर बातें बोला गया है, जो किसी सब्जेक्ट से लिया जा सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका सोशल, समाज, कुछ भी लिया जा सकता है, तो इसको बोला गया इनफॉर्मल फैलेसिस। ये तभी उसके अंदर क्या होता है? साउंड इफेक्ट होता है, अनसाउंड इफेक्ट होता है, मिसलीडिंग किया जाता है, इग्नोरेंस हुआ जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, तब हम इनफॉर्मल फैलेसिस की बात कहते हैं। और ये 3 कारणों से लोग बोलते हैं कि आप किसी को ताने क्यों मानते हैं? कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हुआ होगा, समझे, कहीं ना कहीं आप किसी को इमोशनली भी तो ब्लैकमेल करते हैं ना। जैसे कोई बच्चे हैं, ये सर कल लगा दो ना क्लास, बोले कि तू इमोशनली हर्ट मत कर, मैं लगा दूंगा इसको, क्यों? क्योंकि इसके कहने का तरीका है सर कल जल्दी कर देंगे ना तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन टाइम तो हमारा फिक्स होता है सबका स्लॉटिंग। फिर भी बच्चा इतने प्यार से आके बोलता है, तो कुछ ना कुछ आप में से शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको मैंने किसी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की, चाहे लेट होता है, मैं जो बेहतर हो सकता है मैं आपके लिए करता ही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी इंटेंशनली कब बोलते हैं आप? इनफॉर्मल लॉजिक 3 कारणों से बोलते हैं, इथोस, पोर्थोस एंड लोगोस, इमोशनल, लॉजिक और एक एथिकल भी तो होना चाहिए। आप भले मेरे से इमोशनल जुड़ रहे हैं लेकिन एथिकल है ही नहीं। सर यहाँ से आप पूछ जाओगे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरा दिमाग, अरे आप इतना इमोशन से बोला, कभी अच्छा बोला, इसका मतलब थोड़ी ना इसके अंदर एथिकल सही है, आपकी खुशी के लिए मैं जंप मार दूँ, समझे। तो ये चीज़ें ध्यान लेके चलना, एथिकल होनी चाहिए, समझ में आया? ये चीज़ें बात होनी चाहिए। अब इनफॉर्मल फैलेसिस के अंदर हमने टोटल, देखिए इसका भी आंसर बता दिया था हमने, टाइप्स देखा था। पहला था एड होमिनाइन, अब बोलते जाइए मेरे साथ, एड होमिनाइन का मेन पर्पस क्या होता है? अटैक करना, किस पर? पर्सन पर, व्यक्ति पर, पोस्ट पर नहीं। अगर आपके पास पोस्ट नहीं है तो आपके द्वारा बोली गई हर एक बात गलत है। बेटा बहुत सारे इंजीनियर हैं जो मकान बनाते हैं लेकिन मकान टूट जाते हैं, और एक लोकल मिस्त्री भले इंजीनियर नहीं है लेकिन ऐसा खतरनाक मकान बना देते हैं ना, उससे ऊपर भारी होता है, मैंने देखा है। तो यानी कि उसके बावजूद लोग उसको नहीं मिलाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है,
समझ में आया? तो इसलिए वो कहा जाता है कि यहाँ पे डोमिनाइन व्यक्ति पे हमला है, पोस्ट पर नहीं। समझ में आया? शॉर्ट में समझते चले जाइए, बाकी क्लियर करा चुका हूँ। देखिएगा नेक्स्ट है स्ट्रॉमैन। ये किस पे का बात करता है? मिस रिप्रेजेंटेशन पे। बोला कुछ है, पूरे स्ट्रक्चर को किसी और तरीके से घुमा देना। मैंने कहा 5 घंटे की क्लास दूंगा आपको, कंटिन्यूस रखना है, तो बीच में किसी ने कह दिया कि भूख नहीं लगती क्या इंसान को, 5 घंटे कहाँ जाए? तो यानी कि आपने मेरे स्ट्रक्चर, जो मेरा स्ट्रक्चर इंटेंशन था कि बच्चे का काम अच्छा बने, उसको अपने स्ट्रक्चर को ही गलत करा दिया। यानी कि अब मैं स्ट्रक्चर को तोड़ के बीच में आधे घंटे का खाने पीने का समय दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, तीसरा बोलिए सर्कुलर रीजनिंग का। हाँ, स्टार्ट और एंडिंग एक ही होगा, जो बोलेगा वही रीजन होगा, वही काउज होगा, वही सोल्यूशन भी होगा, इसलिए उसको बोला जाता है हमारे पास एंडिंग। गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि गीता यानी कि हॉली बुक्स कहता है, और हॉली बुक्स इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसको गॉड्स कहता है। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन कैसे होगा याद रखिएगा। इसके क्वेश्चन किस लैंग्वेज से लिखा जाएगा हमें नहीं पता होता है, बस आपको मैंने पॉइंट्स बताया, इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके यकीन मानिए मार्केट का कोई क्वेश्चन ले आइए, मैं सारी बना दूंगा। नेक्स्ट आपके पास हेस्टी जनरलाइजेशन, दिखाया इतना सोचा वो, यानी थोड़े में बहुत अधिक को सोच लेना, समझे, जो कि हेस्टी जनरलाइजेशन कहा जाता है। ये तो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि दिखाया क्या गया है। बात समझ में आया? ये चीजें रखना। देखो नेक्स्ट है फॉल्स हॉक या पोस्ट हॉक्स। फॉल्स काउच यानी किसी चीज को गलत इंडिकेशन मान लेना, या समझना मैंने रेड पहना तो फैस हो गया, तो ये फॉल्स हॉक या फिर पोस्ट हॉक के रूप में जाना जाता है। यानी किसी चीज का अस्तित्व अपने लाइफ के सक्सेस से या किसी पार्ट से जोड़ लेना फॉल्स हॉक कहलाता है। समझा? जैसे मुर्गे ने बांका तो सूरज उगा, ये कौन सा है भाई? अब जो कहता है, इसलिए अब कहा गया कि बेटा सूरज इसलिए उगता है क्योंकि मुर्गे ने बांका, तो ये फॉल्स हॉक है। समझना? ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको सोशल लैंग्वेज के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट देख लो बेटा, अपील टू अथॉरिटी। अब आपके पास अधिकार भी है, अब आपके पास चीजें भी हैं, लेकिन आप किसी और सेक्टर में यूज नहीं कर सकते। समझे? जहां एडमिन कहता था कि आपके पास तो अधिकार ही नहीं है, तो बात गलत है। इसके पास अधिकार तो है, डॉक्टर ने दवाई दिया, सर दर्द के लिए काम कर गया, समझे, उसका अधिकार था, लेकिन वही दवाई इसको दे रहे हैं भाई पेट, क्या कहते हैं, पेट दर्द में या फिर पैर में यूज हो जाएगा, खा ले, तो ये अपील टू अथॉरिटी हो गया। समझ में? मैं बहुत बेस्ट टीचर हूं, मैं साइंस बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन आप कहते हैं दूसरे को, चले जाओ ना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री बहुत ही होता है, अब आपको ये नहीं कहें कि आप कहें कि मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, तू चले जा हिस्ट्री पढ़ाए, ये गलत है। मेरी अपील जो है, मेरी अथॉरिटी है साइंस पढ़ाने की, आर्ट्स पढ़ाने की नहीं। समझ में आया? इसको बोला जाता है हमारे पास अपील टू अथॉरिटी। नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप, यानी कि जब कोई घटना को कहने के बाद धीरे 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 उसका इफेक्ट पड़ता हो, उसको बोला जाता है स्लिपरी, यानी एक श्रृंखला बनना, चैन बनना। मैंने मोबाइल यूज करने दिया, बच्चे क्लास छोड़ देंगे, तो अचानक नहीं, आज दिया कल छोड़ दिया, 10 मिनट में नहीं, एक छोड़ेगा फिर दूसरा छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, इसी को बोलते हैं आपके पास स्लिपरी स्लोप, यानी कि श्रृंखला बनता चला जाना। नेक्स्ट देख लो, रेड हेयरिंग, ध्यान भटकाना। एक कहावत है ना, नाचना जानना कैसे बोलते हैं, रेटेड है, वही है, यानी जाना नहीं और बहाने 10 बातें करना, वो हमारा रेड हेयरिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और ये हुआ आपके पास बेटा, अब देख लीजिए इसका हर एक फैलेसिस क्लियर हो गया। अब आप देख लीजिए जरा इस पे सिलेबस पे, सिर्फ एकमात्र यही एक फॉर्मल और फैलेसिस होता है जहाँ पे आप अनस्ट्रक्चरल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, बाकी जितना भी है वहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टेटमेंट का यूज होता है, ऑल, सम, नो और सम नॉट का। ये बातें समझ में आए? इसलिए इन चीज़ों का पूरा ध्यान से ले